वकास से वकास ट्यून कैसे बने वकास? ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। यकीन माने वकास भाई, उस दिन शाम तक मेरे कान सुनते मुझे जी आवाज आ रही थी कान में। इसके बाद जैसे ही उसका जो इंजन फटा, मेरे पास जेट नहीं था, 50 या 75 शॉट का जेट था, हमने पेचकस डाल के बड़ा कर दिया था जेट। अच्छा, कॉल करते थे भाई वो गाड़ी चाहिए, वो धमाके वाली गाड़ी की। हर उसके धमाके हाँ, अलग नस्ल के हाँ, थे, समझ नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही। उस रेस हारने के बाद ना, उसके अगले हफ्ते ही ना, मैंने जैक्सन रेसिंग का सुपर चार्जर ऑर्डर किया। पहले आप ही बंदे थे जिसने पोर्ट ग्रैंड पे गाड़ी पे किसी पे ड्रिफ्ट किया है। ऐसे ही ज़ाहिर है, गाड़ियों से मोहब्बत करते हैं हम लोग, तो जब हमारी गाड़ी ख़राब है वर्कशॉप में, तो हमारा दिल दिमाग सारी चीज़ें उधर ही होती है। वर्कशॉप इसको ना मतलब बिल्कुल 100/100 चाहिए, 99 भी नहीं मानेगा। लेकिन वकास भाई इतने साइड लाइन क्यों रहते हैं? खामोशी से इवेंट में आते हैं, खामोशी से चले जाते हैं। यार मैं आज तक मुझे आपने किसी पॉडकास्ट में नहीं देखा होगा, मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन मैं RX-7 में बैठ तो जाता हूँ, बैठना मुझे आता है क्योंकि स्पोर्ट्स कार इतनी रखी हैं, लेकिन अंदर ना मेरे पाँव नहीं चल पाते। मैं कोई भी गाड़ी डिलीवर करने से पहले ना उसको टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ, सारी चेकिंग वेकिंग, वो फाइनल मतलब मेरे हाथों से निकलती। R6 रखी, R1 रखी, फिर हार्ले रखी। वो मेरी और अमान की एक बड़ी मेमोरेबल रेस थी, बड़ी वो उस पर जाना वो हुआ था कि यार ये नई गाड़ी बूस्टर गाड़ी के साथ कैसे compete करेगी ना। उस दिन मैंने तौबा की थी। मैंने भाई मैं कैसे जज करूंगा कि आई एम ऑन लेवल 1 और लेवल 10, ये तो ये बताएंगे ना भाई कि एवरी 10,000 किलोमीटर काउंट्स 15 से 20 लाख रुपए ऊपर। बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है कि यार वो हमें सिर्फ इंजन स्वैप कर दें, वो हम नहीं करते। अगर आप किसी को बताओगे या किसी को भी एजुकेट करोगे ना, तो आपके लिए एक रास्ता तो बंद होगा ना, 10 रास्ते अल्लाह ताला और खोलेगा। बेशक ऐसे। देखें, जी वैगन जो भी लेता है वो भगाने के लिए नहीं लेता। इट्स इट्स अ शो ऑफ कार, ये मेरा मानना है। वकास भाई, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क यू हैव टेकन इन योर करियर? पॉलिटिकल जवाब दी। यस सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स। इस पॉडकास्ट में हमारी कोशिश रहती है हम ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिनसे हम कुछ सीख सकें, मेरे साथ साथ आप व्यूअर्स भी कुछ सीख सकें। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका बहुत ज़्यादा नाम है, स्पेशली कन्वर्टेड गाड़ियों के वर्ल्ड में। वेरी क्लीन कन्वर्जन से उनका जो नाम है वो बहुत ज़्यादा वाबस्ता है। वकास भाई, वकास ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, सबसे पहले थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर फॉर कमिंग। वकास भाई, हमारी पॉडकास्ट में कोशिश रहती है कि आपकी लाइफ जर्नी मैं जान सकूं, उससे मैं भी कुछ सीख सकूं, हमारे देखने वाले भी कुछ सीख सकें। हमारे क्वेश्चंस की जो तरीक़ेकार है वो इसी तरह रहता है कि हाउ यू स्टार्टेड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो मेरा भी पहला सवाल वही रहेगा, हाउ योर लाइफ स्टार्टेड। आपकी अर्ली एजुकेशन क्या थी, फिर गाड़ियों का शौक़ किस तरह से शुरू हुआ? ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेशन से रिलेटेड हमने यही नॉर्मली अब मैट्रिक सिस्टम था उस वक्त, तो मैट्रिक फिर इसके बाद जो है वो अपना BBA कंप्लीट किया, फिर इसके बाद अपने बिज़नेस में गए। बिज़नेस में जाने के बाद हमारी एक्सपोर्ट रही काफ़ी टाइम तक, जो है वो हैंडीक्राफ्ट की ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लाइक टर्की, इजिप्ट, फ्रांस, इटली। लेकिन एक दिमाग में पीछे बैक ऑफ द माइंड एक था कि यार गाड़ियों का बचपन से ही शौक, मतलब ये वही हर एक इंथुजियास्ट कैसे शुरू करता है, वो टॉयज़ परचेज़ करता है, फिर उसको खेलने से ज़्यादा उसको खोलना, चेक करना चीज़ें, लाइक इसी तरह स्टार्ट हुआ। काफ़ी टाइम हम अपने बिज़नेस में एक्सपोर्ट में रहे, लेकिन एक था कि यार ये वर्कशॉप बनाना है या एटलीस्ट ऐसी फैसिलिटी बनानी है जहाँ अपनी शौक की गाड़ियों पे काम कर सकूँ, मतलब इसको एक्सप्लोर कर सकूँ, यार ये कैसे चलता है, एक इंजन कैसे काम करता है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो वो बस शौक से फिर इस फील्ड में आए। तो फिर फर्स्ट कार कौन सी थी? जो पहली गाड़ी मैंने जिस पे काम किया, जिसको बनाया, वो सुजुकी खैबर थी। ठीक है। वहाँ से स्टार्ट किया। वो उसके अंदर फिर इंजन स्वैप किया, 1.3 डाला, फिर 1.5 डाला। पहली गाड़ी हमारी सुजुकी खैबर थी जहाँ से स्टार्ट किया। और इसके बाद फिर सुजुकी मैरान पे आ गए, फिर इसके बाद सिविक पे चले गए। फिर सिविक पे क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, और आज तक आपने देखा है सिविक्स दुनिया के अंदर ऐसे बन रही हैं और अच्छी अच्छी सुपर कार्स को भी टफ टाइम देती हैं।
तो उस वक्त जो है वो हमने उसके अंदर सबसे पहले इंजन स्वैप किया। उसके अंदर D15 आता था आई थिंक। फिर इसके बाद हमने उसके अंदर B18C4 उस ज़माने में एक ब्लैक टॉप इंजन आता था, वो हमने स्वैप किया। फिर इसके बाद उसको फिर सुपर चार्ज किया। मतलब इसी तरह आगे चलते गए अपग्रेड करते गए, गाड़ियाँ चेंज होती रही, फ्लिप होती गई, RX-8 आ गई, ईजी आ गई, इस तरह जो है। बगाल भी सबसे मेमोरेबल गाड़ी पुरानी गाड़ियों में कौन सी रही है? सबसे मेमोरेबल गाड़ी स्पोर्ट्स कार, जैसे इस साल। नहीं, स्पोर्ट्स कार तो मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, अच्छा, लेकिन आप मुझे पहले बताएं ये जो नॉर्मल गाड़ी है जो आप मॉडिफाई की, सिविक विवेक, उसमें कोई ऐसी गाड़ी, पर्टिकुलर स्वैप? हाँ, एक स्वैप था जो उस वक्त जिस वक्त मैंने वो गाड़ी की थी, लोग इंजन स्वैप्स कर रहे थे, और मैंने उस दौर में RPM मोटर स्पोर्ट्स हुआ करता था। ऑप्टिमम और RPM, ये हम दो बचपन से देख रहे हैं, ये दो शॉप्स से हम जाते थे तो इनटेक भी इधर से लेना, प्लस भी इधर से लेना। तो मैंने उनके थ्रू RPM मोटर स्पोर्ट्स के थ्रू जैक्सन रेसिंग का सुपर चार्ज D15 को किया था अपनी। तो वो काफ़ी पुरानी बात है, लाइक उस टाइम में हमने तो आज तक कोई ऐसी सुपर चार्ज गाड़ी अपने इधर देखी नहीं है। सुपर चार्ज तो बहुत कम लोगों ने की, वो सब मेरा लोगों के लिए जाता। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अच्छा, जब हमने की तो उस वक्त इतनी नॉलेज भी नहीं थी। एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता तो हमने वो ऐसी चलाई है गाड़ी ना कि मतलब अच्छी अच्छी स्वैप हुई हुई गाड़ियाँ भी वो नहीं पकड़ सकती थी। बस वो उसके चलने के 15-20 दिन ही थे शायद। इसके बाद जैसे ही उसका जो इंजन फटा, फिर सर पे हाथ रखा, यार ये क्या हुआ। फिर समझ में आया, अच्छा यार ये इसमें तो ट्यूनिंग भी ऐड होती है, फिर इसके साथ जो है वो फ्यूल प्रेशर भी देखना पड़ता है, फिर पम्प्स भी अपग्रेड करने पड़ते हैं। फिर वहाँ से एक्चुअल अगर पूछे तो वहाँ से जो है वो टर्निंग पॉइंट था, वो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई कि वो यार मेजरमेंट्स क्या हैं, फ्यूल उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था ना यार, FPR क्या है, फ्यूल पम्प क्या है। बस अच्छा ये आता है मंगवा लेते हैं, अच्छा ये आता है ये कर लेते हैं, जो जो बताता था उसको फॉलो करना। वहाँ से हम इसके बाद जो है वो मेरी उसके स्टडीज़ शुरू हुई कि यार अच्छा ये मॉडिफिकेशंस होती हैं, इस तरीके से होती हैं। और फिर मैं पूरा फिर इस फील्ड के अंदर जो है ना वो मतलब एक आपको वो होती है ना कि यार मैं इस चीज़ को जानूँ समझूँ। तो वो सिविक ईजी थी क्या थी? वो सिविक का आपकी ओरियल आती थी ना 2001 1999 से 2001 तक, हाँ 1 तक आई थी VTI ओरियल। ई के हाँ EK, तो वो गाड़ी थी, वो वाइट कलर की। आज जो मुझे याद है वो भी काफ़ी टाइम रखी थी और उसने सिखाया बहुत कुछ था। और फिर इसके बाद स्पोर्ट्स कारों पे आ गया आहिस्ता आहिस्ता। पहला RX-8 सबसे मेमोरेबल स्पोर्ट्स कार? वो तो आपको पता ही होगा 350Z थी, रेड कलर की, जो काफ़ी टाइम रखी। फिर उसमें डोनट ड्रिफ्ट और सारी चीज़ें उसी पे हाथ साफ किया बैक इन 2003 और 4 मेरे ख्याल में। काफ़ी टाइम हो गया उस बात। उसका इंजन आपने बिल्ड किया था? जी, उसका इंजन हम लोगों ने बिल्ड किया था। उसमें वो आज तक मेरे ख्याल में वो इंजन चल, वो मैं बता रहा हूँ ना कि वो जो स्टडीज़ आप कह लें या जो आप ये कह लेंगे यार, वो प्रैक्टिकल का जो दौर था वो सिविक तक था। इसके बाद जो है वो तो बिल्कुल दोनों चीज़ों को हमने मर्ज कर लिया था कि यार अपना क्या कहते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले उसकी स्टडी होना ज़रूरी है आपको कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो फिर वो जो आपने नाइट्रस के लिए बिल्ड की थी 50? हाँ, मैं उस वक्त जब 350Z हम बिल्ड कर रहे थे तो उस वक्त ज़ाहिर है बहुत सारे दोस्त होते थे, मशवरा किया कि यार ये 350Z जो है वो लो कंप्रेशन हो या हाई कंप्रेशन हो। मशवरा ये मिला कि यार इसको लो कंप्रेशन बिल्ड करते हैं। और जब भी आप किसी गाड़ी को फोर्स इंडक्शन बना रहे होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हमारे यहाँ पर तो यही होता था कि यार उस गाड़ी को लो कंप्रेशन बिल्ड करना है ताकि आप टर्बो या नाइट्रस या सुपर चार्ज को कर रहे हैं तो उसके अंदर इतना कंप्रेशन या इतना स्पेस हो कि यार वो सरवाइव कर जाए। जब आप हाई कंप्रेशन करते हैं तो हेड और पिस्टन के दरमियान आपका जो है ना वो स्पेस बहुत कम रह जाता है, तो उसके अंदर चांसेस नहीं होते मिस्टेक के। लाइक अगर फ्यूल स्टारवेशन हुई या कोई भी ऐसी चीज़ हुई तो उसके अंदर चांसेस कम होते हैं इंजन के बचने के। तो मैंने उसका उस वक्त ऑपोजिट किया। मैंने वही रिसर्च की अपनी काफ़ी ज़्यादा उस पर कि यार दुनिया का ट्रेंड क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने उस गाड़ी को फिर हाई कंप्रेशन किया। लाइक अगर Z के अंदर अब ये तो 20 साल मेरे ख्याल में शायद हो गए होंगे या 18 साल पुरानी बात है, 10.5 या 10.8 अगर उस पर कंप्रेशन उस वक्त आता था तो हमने उसको 11.5 पे उस इंजन को बिल्ड किया और उस पर फिर नाइट्रस चलाया।
और उस आप पे ट्यून कैसे की हुई थी? वो उस वक्त भी हमने वो गाड़ी अप्रैफ ओसारिस पे ट्यून की थी, और आज तक भी वही टेक्नोलॉजी चल रही है, लोग जी के लिए वही यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो और वो गाड़ी का जो फिर रिजल्ट लाइक हमें जो मिला वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन वो गाड़ी मतलब इंस्टेंट अगर 150 शॉट्स हम नाइट्रस अगर उसको दे रहे हैं ना, तो वो समझ लें कि वो गाड़ी जो है वो बीस्ट होती थी। मतलब अच्छी अच्छी गाड़ी में हमने उससे टफ टाइम किया, और बड़ा मज़ेदार टाइम था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। अंदाजन कितने व्हील्स थी वो गाड़ी? यार कभी उस वक्त तो डायनो की फैसिलिटी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद ही थी, कराची में तो नहीं थी। तो वैसे तो कोई डायनो के फिगर्स नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि एज़ पर कैलकुलेशन, एज़ पर रीडिंग्स, और जो जो हमने उस पर मॉडिफिकेशंस की हुई थी, अगर एक 350Z 280 टू 300 हॉर्स पावर आती है, तो हमने उसको विद नाइट्रस आप ये कह लें कि 450 पौने 500 तक जनरेट करी होगी, क्योंकि हम तो नाइट्रस इसके ऊपर 150 शॉट और 175 शॉट, टारगेट उसका 300 तक ले जाने का था कि 300 शॉट नाइट्रस रन करेंगे। मैंने लास्ट उस पर 200 शॉट नाइट्रस रन किया था। फिर मुझे वहाँ ये फील होना शुरू हुआ कि यार मुझे ट्रैक्शन इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे मैं नाइट्रस अपना क्या कहते हैं हिट करता हूँ तो मुझे ट्रैक्शन मेरे पास नहीं होती। तो वो थोड़ा सा ख़तरनाक भी होता था। फिर उस पर ट्रैक्शन पर काम करना शुरू किया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और भी आती गई। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी के बाद पिंक सिल्वी आई थी, हाँ, जी के बाद मेरे पास एक या जी के साथ ही आ गई थी? जी के साथ मेरे पास एक और गाड़ी आई थी, सुपरा। वाइट वाली? नहीं, पर्पल। पर्पल? पर्पल कौन सी? मेरे पास एक सुपरा रही है पर्पल वाली भी। वो पहले रेड हुआ करती थी, फिर वो पर्पल हमने की। वो कैंडी रेड हो गई हो? फिर वो नहीं, कैंडी रेड हुई, वापस रेड हो गई, फिर मुझे मालूम नहीं इसके बाद फिर वो गाड़ी कहाँ गई। अच्छा ठीक। हाँ, वो सुपरा स्टॉक ही थी, स्टॉक ही मेरे पास रही काफ़ी टाइम। 2GT? हाँ, तो उसमें भी यही स्टॉक ट्विंस थे, हमने उसको फिर सिंगल कर दिया था, लेकिन बाकी कोई मेजर मॉडिफिकेशंस नहीं थी उस गाड़ी पे। फिर वो सेल कर दी थी कुछ टाइम बाद। ठीक हो गया। और हाँ, फिर उसके बाद फिर वाइट सुपर उसके बाद आई? वाइट सुपरा नहीं, इसके बाद मेरे पास वो पिंक सिल्विया S15। अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप बोलेंगे जो सबसे बेस्ट जो गाड़ी रही वो पिंक सिल्विया होगी स्पोर्ट्स कार में। देखें फॉर हम सबको तो यही लगता है ना देख। अगर आप देखें पब्लिक की बात कर रहे हैं कि लोगों को क्या पसंद है, तो वो लोगों को ये पसंद है यार कोई एक स्पोर्ट्स कार आ रही है, उसके अंदर धमाके हैं, फ्लेम्स हैं। ये तो ठीक है, ये पब्लिक के लिए हो गया। मैटर ये करता है कि यार आपको क्या चीज़ क्या पसंद पसंद है, आप किस में सेटिस्फाइड हो, आपको क्या चीज़ जो है वो आपके चेहरे पे स्माइल लेके आ रही है। और हमारे पास तो देखें, स्पेशली कराची के अंदर तो हमारे पास ऐसी जगहें तो हैं नहीं कि हम जाके वहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट कर सकें। सही है ना? जैसे अगर आप इस्लामाबाद की तरफ चले जाएँ तो ऐसे स्पॉट्स हैं, माउंटेन्स पे चले जाएँ, नॉर्दर्न एरिया चले जाएँ। कराची के अंदर आप क्या है, या रोड पे गाड़ी चला लें, और दूसरा एंटरटेनमेंट क्या है, या रेस्टोरेंट चले जाएँ दोस्तों के साथ खाने पीने के लिए। ये इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटी है नहीं। तो उस वक्त भी यही था कि यार हमारे पास यही गाड़ियाँ होती थी, यही चलाते थे, इसी को एंजॉय करते थे। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता था ना, वो 350Z पे इसलिए आता था कि यार वो एक NA थी, और रिलायबल थी, और हैंडलिंग वाइज बहुत अच्छी थी। फिर ऐसे कोई काम नहीं है। जब आप देखें फोर्स इंडक्शन की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली JDM इन गाड़ियों पे, तो आपका क्लच भी ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है, आपके टायर्स भी होते हैं। फिर वो उस एज के अंदर आपके पास लिमिटेड बजट होता था, उसको भी देख के चलना होता था। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब सिल्विया एक दफ़ा निकाल ली फॉर एग्जांपल, तो जी आप 8-10 दफ़ा निकाल लेंगे। सही है। मतलब कि यार वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप उसके ऑयल के जो चेंजिंग के जो इंटरवल्स हैं वो भी फ्रीक्वेंटली होते थे S15 के। अब सिल्विया आप S15 का मैं ऑयल जो चेंज करता था वो अराउंड 300 किलोमीटर से मैं निकाल देता था, जो सिल्विया जो थी ना 2JZ। और जो जी था वो हम चला लेते थे 2000, 2500, 3000। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमें भी एक लिमिटेड बजट होता था, लिमिटेड खर्ची मिलती थी, तो उसी पे रह के चलना होता था। उस टाइम में जी कितने की पड़ी थी आपको? उस टाइम पे मैंने जी ली थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद 18 लाख या 16 लाख रुपए की ली थी। हाँ, यही यही पैसे थे। हाँ, 16 या 18 लाख रुपए ली। और एक और चीज़ व्यूअर्स का बताता चलूँ, 16-18 लाख में वो जी बहुत अच्छी जी थी जो 16-18 की। हाँ, ऐसा ही।
ठीक है, ऐसे ही उससे उससे ट्रैम्बो ब्रेक्स और सारी चीज़ें 12-14 लाख रुपए की जी मिल जाती थी। ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, और सिल्वी आपने कितनी की थी? सिल्विया मैंने ली थी, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। आ, उस दौर के अंदर मैंने सिल्विया शायद 28 लाख की ली थी या 26। बॉयज वी नीड टू मेक अ टाइम मशीन, यू नीड टू मेक ऐसे ही मशीन, वी हैव ऐसे टू ही गो सो बैक, मैं यू हैव टू गो बैक बॉयज। सुपरा, मैंने जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पर्पल वाली मैं आपको बता रहा हूँ, वो आई थिंक आई बॉट इट इन 20 लाख रुपए। और एक वाइट सुपरा जो मैंने दानिश में सेल की थी, वो ली थी मैंने आई थिंक 28 और 32 लाख, इस तरह का फिगर था कुछ। तो ये पैसे थे गाड़ियों के उस हाँ, दौर के। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने भी जो मैंने अपनी पहली जी ली थी वो 22-23 लाख रुपए की ली थी, कन्वर्टेबल थी, ब्लैक। अच्छा। और MRS का मुझे बड़ा शौक था, तो पहली शायद MRS ली थी, वो 8.5 या 9 लाख रुपए की ली थी। हाँ, MRS मैंने भी जिस दौर में ख़रीदी थी, टोयोटा MRS येलो कलर की, आई थिंक मेरे ख्याल में 13 लाख और 14 लाख इतने की ली थी शायद। और वन ऑफ द बेस्ट ड्राइविंग कार यार MRS। जो बात है, जो बात है उसकी जो हैंडलिंग, मतलब अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो इट्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ गो कार्ट। और स्पेशली अगर उसके अंदर 2cc है। जी, उसके रेव्स, उसके लिमिटर्स, आठ 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 आठ। अभी भी देखे ना, आजकल भी मेरे दिमाग में बजते हैं 2cc के रेव्स। अभी भी मैं आपको बताऊं कि हम जो अभी ऑटो क्रॉस होना शुरू हो गई है वापस, इसके अंदर भी देखें जितनी भी हमारे जो हमारे दोस्त चला रहे हैं, अब टॉप क्या कहते हैं, पोडियम पे, टॉप पे। हाँ टॉप पे हैं गाड़ियाँ माशाल्लाह। ड्राइवर्स भी अच्छे हैं सारे, और गाड़ी भी कैसे सपोर्ट करती हैं कि आप नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले आएँ, चाहे जितनी भी लेके आ जाए, फुल मॉडल गाड़ी लेके आ जाए, लेकिन वो एक अपनी जो उसकी हॉर्स पावर है, लाइक इतने नहीं है ना, 200, 250, 300, कुछ लोगों ने सुपर चार्ज की हुई है, किसी ने जो है वो स्टॉक इंजन रखा हुआ है। तो बात ये है कि इसी हॉर्स पावर के और इनके अगर अगेंस्ट देखे गाड़ियाँ जो आती हैं लाइक 600 हॉर्स पावर, 500 हॉर्स पावर, 700 हॉर्स पावर, लेकिन वो गाड़ियाँ कैसा टफ टाइम देती हैं कि यार वो स्टिल एटसेट्रा। उससे पहले लास्ट पॉडकास्ट में उसामा भाई के साथ की, तो मेरी एक रेस थी, रेस हो गई थी, एक मसला चल गया था एक ना, वो उस टाइम पे मेरे पास MRS थी और जी के साथ मसला हो गया था। हमने नाइट्रस चलाई थी 2cc के ऊपर, फुल रेव खोले थे हमने, 8,500 या 800 ऐसे कुछ खोले थे। हमें पता था हमारा इंजन जाएगा, मेरे पास जेट नहीं था, 50 या 75 शॉट का जेट था, हमने पेचकस डाल के बड़ा कर दिया था जेट। अच्छा, हमें नहीं पता था कितने शॉट, कितना चला रहे हैं? ठीक है, और उस शॉट पे था, और हमें ये था कि ट्यून करते हुए हमने एक बार ही नाइट्रस दी थी टू चेक, नहीं गया इंजन उस टाइम पे। तो दूसरी टाइम वो रेस पे नाइट्रस चल रही थी और मैं हक में नहीं था उस चीज़ के, क्योंकि वो रेव्स खोलने के बाद 2cc ऑलरेडी इतना तेज़, मतलब वो गाड़ी इतनी तेज़ थी, वो यूं 250 गिरा देती थी। मसला ये है कि वो 250 तो गिराती थी, लेकिन उसमें चेक ये करना होता था कि ऊपर RPM खोल दिया, ठीक है, नाइट्रस दे दी, ऊपर जाके फ्यूल स्टार्वेशन देनी हो रही कहीं है, इंजन बच गया, चल रहा है। बच गया था, अच्छा, बच गया था इंजन। बड़ी बात है। तो ट्यून किया था प्रॉपर ही? ट्यून ट्यून अच्छा, बस फिर तो सही, फिर सही है। VFC पे ट्यून किया था। अच्छा, फिर सही है, ठीक फिर है, सही है। VFC ऐसे ही ना, विदाउट ट्यून किए हुए नाइट्रस लगा दी, भाई कोई चैलेंज आ गया तो अब जाके रेस कर। नहीं, VFC पे ट्यून किया था, शाम भाई ने ट्यून किया था। और है, देखें ट्यून करने के बाद भी 2cc है गया वो नाइट्रस, बड़ी बात है ना। आपको पता है रेफ खोलो 2cc के साथ क्या होता है? ऐसा ही है, ठीक है, हाँ ऐसे ही। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ठीक है, ऑयल पंप फेल हो जाता। तो वो चला, और उसके बाद अरसे दराज तक चला, जब तक मेरे पास वो गाड़ी रही वो 2cc चला। अच्छा, ठीक है, वो उस रेस के बाद एक माउंटेन ड्यू का इवेंट हुआ, उसमें स्टेसी ली आई थी साउथ अफ्रीका से, बच्ची थी, वो जाती थी, वो ना एक तरफ स्टेयरिंग लॉक करके वो गाड़ी से बाहर निकल के करतब दिखाती थी। अच्छा, ब्रांड न्यू टायर डाल के जाती थी, 17 के, वो सही है, 215 के ब्रांड न्यू टायर डालती थी, वो जाती थी स्टेयरिंग तरफ काट के, एक्सलेटर फुल लॉक है, हमारे इस गोल घूम रही है, वो बाहर निकल के करतब दिखा रही है अपने, वापस अंदर बैठेगी, वापस लेगी, तारे निकली भी होंगी। ठीक है, 1.5 मिनट 2 मिनट तक लिमिटर पे रहता था 2cc, बड़ी और बात, वो वापस आता था, वही इंजन, उसी इंजन में उन्हें गाड़ी बेची। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो या तो किस्मत से कोई बहुत ही अच्छा 2cc मुझे मिल गया था। ऐसा ही है। अच्छा, आपकी जो सिल्विया थी उसमें 2JZ GT आप लोगों ने स्वैप किया या जापान से स्वैप हुआ आया? ये भी एक बड़ा
हर किसी की अपनी सोच है, कोई बोलता है जापान से आया भाई, जापान की ड्रिफ्ट कार थी, ठीक है। नहीं, जब वो गाड़ी मैंने अपने एक दोस्त से ली थी, उस गाड़ी के अंदर जापान से SR20 आया था, ठीक है। जो कि इसके अंदर अपना आता है। SR20 दो इंजन आते हैं, एक एन आता है और एक SR20 DT, जो कि टर्बो चार्ज। टर्बो वाला। इसके अंदर वो टर्बो चार्ज इंजन था। तो गाड़ी जब आई थी वो तो अपने ओरिजिनल इंजन पे थी। फिर जो मेरे दोस्त है जिसने ये गाड़ी पिंक कलर में लेसे था। पिंक कलर में थी, जापान से आई, इसी कलर में थी, इसमें वाइट व्हील्स देखे होंगे आपने उस दौर के अंदर, वही वाइट व्हील्स थे। तो उसने ली, उसके पास वो इंजन उड़ गया। फिर इसके बाद जो है वो मैंने नहीं किया, उसी ने जो है वो उसके अंदर 2JZ डाला, उसको सिंगल टर्बो करके, फिर उसके अंदर AEM वायरिंग सारी चीज़ें करके उसको स्टार्ट कर लिया। आई थिंक इन्होंने जब कन्वर्ट की गाड़ी उसके शायद हफ्ते बाद या महीने या 2 महीने, ज़्यादा नहीं रखी, वो हुई थी कन्वर्ट और ट्यून हुई थी, और फिर मैं वो गाड़ी ख़रीद के लेके आ गया। वो गाड़ी मैं ख़रीद के लेके आ गया। इसके बाद जितनी मेजर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस थी, लाइक उसका आगे फ्रंट इंटरकूलर था, फिर हम इंजन बिल्ट नहीं किया, स्टॉक इंजन पे ही मेरे पास 4-5 साल गाड़ी रही है वो, तो हम उसको स्टॉक इंजन पे ही चलाया हमने। टर्बो ऑयल था उसके अंदर हमने चेंज कर दिया था, इंजेक्टर्स हमने उसके अंदर चेंज कर दिए थे, नाइट्रस भी लगी। नाइट्रस भी इंस्टॉल किया था। और कि यार कभी रेस कोई इवेंट आता है तो उस वगैरह गाड़ी हमें चलानी हो, उस हिसाब से फिर हमने वो गाड़ी ट्यून भी की थी। बड़ी बात है, स्टॉक 2J बगैर खोले हुए वो नाइट्रस भी सह गया। हाँ, वो सारी सारी टेस्टिंग उस पर की हुई थी। उसके अंदर है, मुझे आज भी याद है कि वो क्लचेस सिंगल प्लेट थी जब मैं गाड़ी लेके आया था, फिर वो ट्रिपल प्लेट मैंने खुद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। अच्छा यार, ये ट्रिपल प्लेट होती है। पहले तो सुनते थे खाली यार कि व्हाट इज़ ट्रिपल प्लेट, तो उस वक्त पहली दफ़ा। अब तो खैर GTR में 7, 13 और 18 प्लेट आ गई है, अब तो खैर दौर ही अलग हो गया है। लेकिन उसके अंदर वो ट्रिपल प्लेट के, यार वो ट्रिपल प्लेट कहाँ से मिलेगी, फिर वो XGD का ट्रिपल प्लेट मंगा के उसके अंदर डाल के फिर भाई रनिंग करो इसकी 300-400 किलोमीटर, वो भी एक मिशन होता था। पाँव पाँव तो मैनुअल गाड़ी, ट्रैफिक, उसके अंदर जो है वो, मैं तो क्या करता था, मेरा एक दोस्त है, उसको चाबी देता था, भाई हमने तो जाना था शॉप पे, भाई ये चाबी है, और जो है ना, वो उस वक्त तो मेरा वर्कशॉप भी नहीं होता था, तो ये चाबी है, तूने रनिंग करनी है। और वो बेचारा जो है ना, वो दिन में चला रहा है शारा फैसल पे गर्मी के अंदर, उसको इंस्ट्रक्शन होती थी भाई तूने AC भी नहीं खोलना है इसके अंदर, बगैर AC के रनिंग करनी है। और वो बेचारा 200 चला रहा है, 100 चला रहा है, फिर मैं रात को आ रहा हूँ दुकान से खाना वाना खा के, और जो है ना फिर वो उसके साथ निकल रहा हूँ, फिर हम रोडों पे रनिंग कर रहे हैं, और इस तरह करके कंप्लीट करते थे रनिंग। ये छोटी छोटी खुशियाँ जिसको कहते हैं ना, वो ये होती थी उस वक्त। और फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको रखा, गाड़ी चलाया, काफ़ी इंजॉय किया, और 5 साल आई थिंक रखी है, ये 6 साल, और कभी भी इंजन उसका गया नहीं, भरपूर चलाई गाड़ी। आपने देखा होगा उस वक्त जितने भी शोज़ होते थे गाड़ी जाती थी लाजम, ग्रीनिच में हुआ, फिर इसके बाद जो है वो जितना भी, जहाँ पर भी इनविटेशन आता था, लोग तो कॉल करते थे भाई वो गाड़ी चाहिए, वो धमाके वाली गाड़ी की। हर उसके धमाके हाँ, अलग नस्ल के हाँ, थे, समझ नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। वही AEM बहुत सारे लोगों ने डाला, हाँ, वैसी पाइपिंग भी की, सब किया, लेकिन वो धमाके अलग थे, हाँ अलग थे। वाकई। आई स्टिल रिमेम्बर कि वो 2012-13 में कोई शो था, सिटी स्कूल में हुआ था, उस टाइम हाँ, आप ही के पास गाड़ी थी, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में हुआ। ग्रीन विच थी वो। हाँ, जहाँ फैसल भाई भी आए थे, जहाँ फैसल बच्चा भी आए थे, 2011-12-13 इस टाइम की बात है। मेरे कान पे धमाके मारे थे आपने, मैं पीछे फोटो ले रहा था, आपने लॉन्च दे दिया था, शाम तक मेरा कान सुन रहा था मैं। मुझे ये बाद में कंप्लेन मिली थी, और तुमने मेरे को बोला था कि यार ये मेरे कान बंद हो गया जिसकी वजह से। फैसल भाई ने आके आपको बोला था। हाँ, फैसल बच्चा ने, हाँ बिल्कुल ऐसा। यार क्या किया है बच्चे के, तो कान से कान वो बंद। नीचे फोटो ले रहा था। हाँ बिल्कुल उस टाइम मुझे बड़ा शौक था, फोटोग्राफी DSLR वाला दौर था, जी जी। मैं फोटो लेता, फोटोज मेरे पास आज भी पड़ी होंगी। बाकी उस गाड़ी के वैसे, और मेरी कान, यकीन माने वकास भाई, उस दिन शाम तक मेरे कान सुनते, मुझे जी आवाज आ रही थी कान में। उसके लिए मैं आज सॉरी कहता मेरी वजह से तकलीफ हुई है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन बाकी उसके जो धमाके थे ना, वो बिल्कुल एक अनरियल, और काफ़ी हमने गाड़ियों में यार दुबई जाके भी स्वैप देखे, इधर भी देखे, लेकिन उसका एक अलग ही अपना क्या कहते हैं आवाज़ था, उसका एक अलग ही धमाका था, उसका एक अलग ही, पब्लिक वेट करती थी यार ये गाड़ी कब आएगी ना, मतलब ट्रैक पे भी
ट्रैक हम क्या वो फेज 8 जब जाया करते थे तो भाई कहते पार्क व्हील्स के ऑटो शो में आपने घुमाई थी शायद, हाँ हाँ बिल्कुल ये पोर्ट ग्रैंड में, हाँ पोर्ट ग्रैंड, हाँ, और शायद पहले आप ही बंदे थे जिसने पोर्ट ग्रैंड पे गाड़ी पे किसी पे ड्रिफ्ट किया है। ऐसे ही उससे पहले कभी भी पोर्ट ग्रैंड के Allow शो पे अलाउ नहीं था। ऐसे ही और वो पुल के नीचे धमाके हाँ के नीचे ऐसा लग रहा था जंग छिड़ गई है। ऐसे ही ऐसे ही मुझे बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते थे यार फला जगह से तू गुजरा है, फला जगह से तू गुजरा है। जब भी वो गाड़ी लेके निकलता था ना तो वो कॉल आना शुरू हो जाती थी कि भाई ये यहाँ से तुम गए यहाँ से, और हम भी जान जान के जो जहाँ दोस्त रहते थे ना उधर ही एक्स्ट्रा देते थे कि यार पता चले कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो मस्ती थी, था गाड़ी भी थी ऐसी तो बिल्कुल चलता था। वकास भाई आप रेसेस भी करते थे जब जी थी, हम्म तो कोई मेमोरेबल रेस जो जी से की हो या फिर सिल्विया से की हो? यार सिल्विया से तो रेसेस नहीं की, हाँ सिल्विया से मेरी रेस हुई है उमैर से। उमैर का वर्द इसके पास माशाल्लाह GTR है जी फास्टेस्ट GTR। तो उमैर से काफ़ी मेरी रेसेस हुई हैं, सिल्विया वर्सेस RX-7। तो इसके अलावा उमैर ने माशाल्लाह अपनी RX से भी काफ़ी काम किया था, तो मुझे गाइड करता था कि यार तेरे पास पावर है लेकिन तेरे पास ट्रैक्शन नहीं है, अगर तेरे पास ट्रैक्शन हो तो तू टफ टाइम देगा ना। उस वक्त भी हमारी डिबेट रहती थी। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कभी कोई ऐसा बहस मुबाहिसा नहीं रहा है इस फील्ड के अंदर कि यार कोई वो आपकी रेस थी B18 टर्बो के साथ, वाइट हैचबैक के साथ, फैसल भाई की? नहीं मेरी रेस नहीं थी वो। अच्छा हाँ रेस नहीं बाकी थी, हाँ, मेरी रेस नहीं थी। दो रेसेस ऐसी मेमोरेबल हैं जो मैं आपको बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है लेकिन। एक तो जी वाली जो रेस है वो मेरी जो रेस हुई थी फिर वो अमान के साथ हुई थी। उस वक्त अमान के पास RX हुआ करती थी RX और RX-7 सिंगल टर्बो। वो मेरी और अमान की एक बड़ी मेमोरेबल रेस थी, बड़ी वो उस पर जाना वो हुआ था कि यार ये है गाड़ी बूस्टर गाड़ी के साथ कैसे compete करेगी ना। कि वो लोग कहते थे यार ये तो है ना, ये तो गाड़ी 8-10 गाड़ी हारेगी और ये पॉसिबल ही नहीं है जितनी भी नाइट्रस वगैरह चला ले। तो वो एक अनबिलीवेबल रेस थी मेरे लिए भी और जितने देखने वाले थे। एक वो एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रेस थी क्योंकि मेरे लिए तो एक अचीवमेंट थी कि यार उसका इंजन पूरा बिल्ट हुआ, फिर वो ऐसा सेटअप उस वक्त करना उस दौर के अंदर जो सिर्फ लोग ड्रीम करते हो कि यार हाई कंप्रेशन इंजन पे आप नाइट्रस रन कर रहे हो, वो भी 200 शॉट्स। तो और वो चल जाना मतलब होता है ना कि रिलायबल भी होना, ये नहीं अब एक टाइम के लिए आपने उसको इंजेक्ट कर दिया और अगली रेस के लिए वो काबिल नहीं है। वो उसके बाद भी 3-4 साल गाड़ी चलती रही हमारे पास और आज भी वो गाड़ी वो चल रही है। टर्बो हो गई है। टर्बो हो गई है। मुझे मालूम नहीं है जिनके पास वो गाड़ी है उनको ये भी पता है कि इसके इंटरनल्स बिल्ट हैं कि नहीं है। पता है। वो हाँ, तो आज भी गाड़ी उस गाड़ी में माशाल्लाह काफ़ी काम किया था। एक वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रेस थी और एक रेस और थी जब मैंने नई नई सिविक ली थी ना, जब हम लोग खैबर और मेहरान से जब फिर सिविक पे आए तो सिविक के अंदर उस वक्त D15 हुआ करता था और उस वक्त क्या मॉड्स होते थे, इनटेक लगा लिया, प्लग लगा लिए या फिर अच्छे रिम टायर डाल दिए, ये मॉडिफिकेशन हुआ। खैबर के अंदर D15 था। खैबर के अंदर D15 हमने प्रोजेक्ट किया था लेकिन उससे मेरी कोई रेसेस नहीं गई। जब मैंने सिविक ले ली ओरिजिनली उसके अंदर D15 ही आता। तो VTI ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ 2001 वाला जो मॉडल था उसके अंदर D15 था। तो मैंने उसके अंदर बड़ी परफॉर्मेंस प्लग्स डाल दिए, प्लग वायर्स डाल दिए उस वक्त की मॉडिफिकेशन के हिसाब से, लॉन्ग एयर इनटेक डाल दिया और एग्जॉस्ट कर लिया, हेडर्स वगैरह। ये आपके फुल बोल्ट ऑन्स कहलाते हैं। अब उसमें मेरी रेस हुई एक वहाँ दो गाड़ियाँ आती थी, मैं उनके ओनर्स को तो एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ। एक सिटी आती थी ब्लैक कलर की और एक इंडस करोला आया करती। उन दोनों से रेस हुई तो मुझे तो काफ़ी लंबा गैप पड़ा। बोला यार ये तो कोई लीग ही नहीं है, मतलब कुछ 10-12 गाड़ियाँ और मैं सिविक भी उस दौर के अंदर बड़ी तेज़ गाड़ी काउंट होती थी, मतलब सिविक भी वो भी तमाम बोल्ट का। हाँ ऐसा क्या था वो हाँ वो 4 एज वाली? 4 एज वाली। और फिर अब जो सिटी के अंदर है उन्होंने तो H22 डाला हुआ था, मुझे बाद में पता चला इसके इंजन स्वैप्स है। और जो करोला थी उसके अंदर भी 4 एज डला हुआ था या कोई इंजन था, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं था, मतलब ऐसी रेस। उस रेस हारने के बाद ना उसके अगले हफ्ते ही ना मैंने जैक्सन रेसिंग का सुपर चार्जर ऑर्डर किया। वो सुपर चार्जर आया, हमने इंस्टॉल किया, पहुँच गए अगली इतवार। और जो है वो रेस हुई तो पहला दूसरा तीसरा गायब, भाई बंदा किधर है पता ही नहीं। उसने थर्ड में एक्सीलेटर छोड़ दिया लड़के ने, मैं यूटर्न लेके आया आगे से। उसने बोला भाई ये क्या, मैंने अच्छा उस वक्त उसने एक डायलॉग मारा, यार तुम जब भी हारोगे तुम अब भी हारोगे। मतलब कोई होता है ना यार,
लोगों को असल में अब आज भी है कि बड़ा बोल से बोलना चाहिए। एक अना का मसला बना लेते हैं, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे यार। ये मोटर स्पोर्ट्स है, इसमें हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ज़रूर इस, लेकिन इसके अंदर किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि यार वो ऐसा है ये ऐसा। आप मोटिवेट करो एक दूसरे को, आप हेल्दी कंपटीशन करो एक दूसरे के साथ, लेकिन किसी को डिग्रेड नहीं करो। तो वो अच्छा, वो जब वो हारा थर्ड गियर में, मैंने रिपीट नहीं किया उसका एरर। मैंने बोला यार बड़ा बोल इंसान को कभी नहीं बोलना चाहिए। तो उसने बोला यार क्या किया है? मैंने बोला यार छोटी सी मॉडिफिकेशन की है बस, और क्या किया? कह रहा है छोटी सी मॉडिफिकेशन में इतना फ़र्क। मैंने बोला गाड़ी सुपर चार्ज की है। इसके बाद तेरे को करोला नजर नहीं आई। मतलब ये है कि वो उस दौर की फास्टेस्ट, इस वक्त वो सिटी जो है वो फास्टेस्ट सिटी हुआ करती थी ट्रैक पे। और ये वो दौर है जिस दौर के अंदर वो फैसल भाई का भी वो एक लाल परी के नाम से एक सिविक थी, फैसल बच्चा, लोग बड़ा मशहूर उस वक्त हुई थी वो गाड़ी। और उस वक्त बहुत कम लोग थे रेस करने वाले, जैसे फराज भाई बहुत इन थे, और बहुत लिमिटेड फराज भी कम्युनिटी तो थी। माशाल्लाह हाँ, बहुत लिमिटेड कम्युनिटी थी। और बड़ा अच्छा एक दौर गुजारा उस वक्त, बड़ी अच्छी गपशप, और मतलब एक दूसरे से सिखाना सीखना बताना, और बड़ा मज़ेदार था। अब तो ऐसा होता है कि लोग अक्सर छुपा लेते हैं कि पता नहीं यार ये कहीं हमें कॉपी ना कर जाए, और ये नहीं मतलब कोई सेटअप कॉपी ना कर जाए, या मतलब मुझे हरा ना दे। यार आप किसी को बताओगे, मेरा अपना मानना ही है, अगर आप किसी को बताओगे या किसी को भी एजुकेट करोगे ना, तो आपके लिए एक रास्ता तो बंद होगा ना, 10 रास्ते अल्लाह ताला और खोलेगा। बेशक ऐसे तो वो उसमें, और ये चीज़ मैंने देखा है, आप आएगी नहीं वधी ऑन दिस। आप किसी को एजुकेट करो किसी भी उसके अंदर, तो आपके लिए 10 रास्ते और खुलते हैं, और यकीन करें उससे इतना फ़ायदा होता है जिसके कोई फायदा नहीं। तो ये सारा उस वक्त था। तो फिर वक्कास से वक्कास ट्यून कैसे बने आकाश भाई? अचानक से मतलब जो हम लोग आपको जानते हैं पहले से, हम लोग के लिए बड़ा अचानक था। यार इसका मैं फिर शौकिया, आपको पता है, फिर इस फील्ड में आया। मुझे शौक था, बिजनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह थे, रन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा होता है ज़रूरत पे करता है, एक बंदा कहता है शौक पे आता। मैं जो इस बिज़नेस के अंदर आया, वो मैं वर्कशॉप जब मैंने ओपन किया आई थिंक 17 में, तो मैं एज अ शौकिया आया कि यार ये मैंने जो एवोल्यूशन दी उस दौर के अंदर, तो यार अगर काम करना है तो अपनी गाड़ी पे ख़ुद काम करना है, चीज़ें करनी है तो ख़ुद करनी है। दूसरे वर्कशॉप्स जा रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, तो मैंने बोला नहीं यार, अगर देखो ये शौक़ रखना है ना, तो फिर ख़ुद करना है। अगर ये ख़ुद नहीं करना ना, तो किसी को, आपको पता होगा आज भी यही है, अगर आपकी गाड़ी किसी वर्कशॉप में जाती होगी, तो यार ये गाड़ियाँ तो हम लोग की जान होती है ना बेसिकली। अब वो आपकी चीज़ आपके घर में मौजूद नहीं है, आप सो तो रहे हैं अपने घर में, दिमाग आपका वर्कशॉप में ही, ऐसा होता है। जी। वो यही है कि जब आप ज़ाहिर है गाड़ियों से मोहब्बत करते हैं हम लोग, तो जब हमारी गाड़ी ख़राब है वर्कशॉप में, तो हमारा दिल दिमाग सारी चीज़ें उधर ही होती है। वर्कशॉप में तो उससे वो फैसला किया था यार कि अगर ये गाड़ियों का शौक़ कर रहे हैं, तो अपना वर्कशॉप होना चाहिए, अपनी कोई एटलीस्ट ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ मैं कोई भी अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, शाम को अपना कोई भी बिज़नेस कर रहा हूँ, तो शाम से फ्री होकर आके उधर अपनी फैसिलिटी के अंदर अपनी गाड़ियाँ मॉडिफाई कर। तो बेसिकली मैं तो आया शौकिया था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने बस नाम दिया और चलते गए, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। मेहनत बहुत की है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। तो मेहनत बहुत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और फिर आज इस वक्त कहाँ पे पहुँचे। बेस्ट मतलब कोई कन्वर्जन आज तक की हो गया यार, ये बेस्ट कन्वर्जन थी यार अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितनी गाड़ियाँ हैं, वो दिल से करीब नहीं मैंने आपको पहले बताया, मैं आया इस बिज़नेस में बिज़नेस करने नहीं है, शौक़ से आया था। अब मेरा बिज़नेस है, लेकिन मैं इस फील्ड के अंदर आया शौक़ से था। तो मेरा टारगेट यही होता है कि हर कन्वर्जन बेस्ट हो। पिछले के अंदर अगर कोई 0.001 का भी अगर कोई एरर रहता हो, तो अब नई वाली में ये बिल्कुल गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। मेरी टीम को भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है सारा कि यार ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता इन चीज़ों के अंदर, और इसको ना मतलब बिल्कुल 100/100 चाहिए, 99 भी नहीं मानेगा। तो उनको भी पता है, कोशिश होती है उनकी भी कि यार ये 1 गो के अंदर काम निकले। और अपने क्या कहते हैं, हमारा हर प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से बेहतर ही होता है इंशाल्लाह, उसमें कोई कमी बेशी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ। बाकी तो इंसान है, देखें हर इंसान से गलती होती है। मैं कहूँ कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है, गलतियाँ हर इंसान से होती है। लेकिन ये है कि कन्वर्जन के मामले में हर गाड़ी 100%, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं यार
ये कन्वर्ट करने में मैंने ज़्यादा एफर्ट्स लगाई। हाँ, अभी एक दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे जो कि बहुत यूनिक है। जैसे कि हमने मर्सिडीज़ तो काफ़ी हो रही थी, फिर हम पोर्श पे आ गए। हमने बोला यार कुछ नया ट्राई करते हैं। पोर्श हमने बनाई, तो इसके बाद लोगों ने लाइक किया उसको, फिर बनना शुरू हो गई। अभी एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है पोर्श का ही। अभी इंशाल्लाह 10-15 दिन में आप देखेंगे उसको ऑन। बता दें जब तक 15 दिन बाद ही है पॉडकास्ट नेक्स्ट सैटरडे जाएगा ऑन एयर। मैं पोर्श के अंदर हम अभी कर रहे हैं 911 टर्बो एस। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो ये भी बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है। कन्वर्जन है ये भी कन्वर्जन है। यहाँ पर भी पोर्श जो बेस कार है इसकी, बेसिकली जिसको लोग यहाँ पर डोनर कहते हैं, जो डोनर कार है वो भी पोर्श ही है। 996 2006-5 से लेकर 6-7-8 तक 996 ही है सारी। तो वो जो बाहर वाली गाड़ी है वो है टर्बो एस, विच इज़ मैनुअल एंड कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल। हाँ, मैनुअल कन्वर्टेबल प्लस अराउंड 600 हॉर्स पावर है और स्टॉक। जो यहाँ पे हमारी भी कन्वर्टेबल है। यहाँ वाली भी कन्वर्टेबल है। और टर्बो एस के अंदर आपको पता है कि वो पिछले फेंडर्स ज़रा वाइड होते हैं, बेस कैरियर के अंदर फेंडर्स इतने वाइड नहीं होते हैं, सस्पेंशन का फ़र्क है। काफ़ी लेंथी प्रोजेक्ट है, और जिन दोस्त के लिए हमने वो प्रोजेक्ट किया है, मैं आपको बताऊं, हमारे पास गलती का 1% भी चांस नहीं था। उसका रीज़न क्या था? ये गाड़ी दुबई उतरी है, और ये गाड़ी दुबई पे ट्रैक पे, जिनके लिए हम ये गाड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ट्रैक पे गाड़ी चलाई है प्रॉपर। और चलाने के बाद ज़ाहिर है, जब एक गाड़ी तुमने रेहान चलाई हुई हो, तुमने गाड़ी परचेज़ किया है, तुम दुबई लेके आए, तुमने उस पर ट्रैक किया सारा, और जब मैं तुमको यहाँ डिलीवर करूँगा, अगर वो गाड़ी 19-20 भी हो, ज़ाहिर है आपने सीट टाइम उस गाड़ी पे गुजारा होगा। हाँ, आप मुझे फ़ौरन पकड़ लोगे ना, उसके अंदर मेरे पास तो चांस नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से मैं आपको जब भी कॉल करिए पूछ रहा था वकास भाई पॉडकास्ट कब करें, रेहान मैं दुबई में हूँ। अच्छा मैं नेक्स्ट वीक तक आ जाऊँगा। नेक्स्ट वीक कॉल की वकास भाई वो पॉडकास्ट करनी नहीं, रेहान में नहीं आ सका, मैं दुबई में है। यार आपको इट्स अ स्पेशल प्रोजेक्ट ना, मतलब यार और मेरे लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग तो नहीं कह सकते आप, लेकिन एक मुझे भी एक शौक था, एक मेरा भी वो जिसको कहते हैं ना कि यार हॉबीज़ है या आपका शौक क्या है, यार मेरा ये शौक भी है, बिजनेस भी है, लेकिन मुझे एक मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था बेसिकली। यार ये एक तो मैं डिलीवर भी इसको ऐसा करूं, क्योंकि यार ये गाड़ी अगर रेहान ने चलाई भी है तो रेहान को जब वापस दूं तो बोले यार इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और लिटरली यकीन करें, वो गाड़ी रेडी हो गई है, ऑन रोड भी हो गई है, हमने ऑनर को राइड भी दे दी है, और वो पेंट पे है इंशाल्लाह। तो मुझे रिव्यू मिला और मैं 100% सेटिस्फाइड होने वाला। यार कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, जो मैंने वहाँ ड्राइव की, जो मैंने यहाँ चलाई है। तो ये मेरी अचीवमेंट है, मतलब ये मेरी अचीवमेंट है। मतलब अगर आपने गाड़ी चलाई भी हो, आपका सीट टाइम भी हो किसी गाड़ी के साथ, और आप मुझे ये बोलो कि यार सारा खोलने के बाद दोबारा आपने असेंबल किया, और यार मुझे कोई कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं है, इट्स अ 0 मीटर का, तो ये आपकी अचीवमेंट है। तो यहाँ आपका वसूल है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई बेस्ट बैंग फॉर द बक कन्वर्टेड कार 204। एनी प्री फेसलिफ्ट एनी? हाँ, कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ट्रांसमिशन का फ़र्क है। प्री फेसलिफ्ट हो और अदर फेसलिफ्ट हो, और ट्रांसमिशन है, और सस्पेंशन में एक आध लोअर आर्म्स का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और कॉस्मेटिकली आप कह रहे हैं तो उसके अंदर वो लाइट्स और बम्पर। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस रिलायबिलिटी इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सही यार, आजकल देखें ना, जितने भी टीनेजर्स हैं सब यही चला रहे हैं, और ये कोई लड़के स्लो तो नहीं चलाते, ये टोनट्स मार रहे हैं या पहले दूसरा गेयर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा तो वो चलाते ही नहीं है। तो इतना स्ट्रेस ये इंजन जब बर्दाश्त कर रहा है, और आपके पास इतनी मेंटेनेंस नहीं है इसकी, तो है ना, मतलब 204 में देयर सम पर्टिकुलर इशू विद द हाँ हेड इशूज। यस, वो प्री फेसलिफ्ट में आया था। ठीक है। फॉर सर्टेन ईयर्स लाइक 2008 से लेकर या 7 से लेकर एंड ऑफ 9 और 10 तक जो ये गाड़ियाँ आई हैं, एक्चुअली जो प्री फेसलिफ्ट है वो 2011 के अंदर एंड हुआ है। 2011 के अंदर दोनों शेप आए, जो 7 से चलता हुआ आ रहा है वो भी, और जो इसका फेसलिफ्ट वर्जन आया वो भी, दोनों। तो ये इशू 9 के अंदर रिजॉल्व, 9 और 10 के अंदर ये रिजॉल्व हो गया था।
अच्छा, जिन गाड़ियों के अंदर ये इश्यूज़ भी थे और जो गाड़ियाँ आई भी, तो हमने डिलीवरी से पहले ही ना वो सारी चीज़ें इनकी चेंज करके, जैसे कि लिफ्टर्स की एक आवाज़ आया थी उसके अंदर, और उसकी कैम शाफ्ट्स हैं, ये 2-3 इश्यूज़ आए हैं उसके अंदर, जो कि 9 के बाद ही रिजॉल्व है। 9 और मिड 10 में ये नहीं थे, क्योंकि वो कंपनी से ही रिप्लेस हो गए थे पार्ट सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने वो पुरानी गाड़ियाँ भी जब डिलीवर की, तो हमने डिलीवरी से पहले ही वो सारी चीज़ें चेंज करके, ताकि यार कस्टमर को जो नया बायर आता है ना, जैसे मतलब मैं तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, आपका काम है, आपको इन्फॉर्मेशन है, नए बायर्स को तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता ना कैसे ही है। कि ऐसे कोई इश्यूज़ भी नहीं, हमारे पास जब इस तरह का बायर आता है तो हम उसको पहले एजुकेट करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि यार वो कहते हैं कि यार हमें तो नहीं पता, बस आप दे दें। यार मैं अभी तो आपको दे दूंगा, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप मेरा आगे बाद में दिमाग खाओगे या किसी को बोलोगे यार इसने गाड़ी सही नहीं दी है, तो उस चीज़ को बचने से पहले आप उसको पहले एजुकेट कर दो, उसको बता दो कि यार इसके अंदर ये इश्यूज़ आते हैं और मैं आपको उसको रिजॉल्व करके ही दूंगा। बाद में आके वो किसी और को कंप्लेन करे, या आप मतलब उसका फ़ोन नहीं उठा रहे या जवाब नहीं दे रहे, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो बेहतर ये आप उसको पहले एजुकेट कर दो, थोड़े से उससे पैसा चार्ज कर लो, और आप उसका मसला हल करके पहले ही उसको बता के और दे दो ना, ताकि वो आपके लिए भी आसानी रहे और उसके लिए भी आसानी रहे। क्योंकि ये टाइम हमने गुजारा है ना पहले, लाइक पहले हमारी गाड़ियाँ वर्कशॉप में खड़ी हुई है, साल खड़ी हुई है, 1.5 साल खड़ी हुई है, फिर इन द एंड क्या होता है, बंदे का शौक ही खत्म हो जाता है। ये बोले पैसे अलग जा रहे होते हैं, टाइम अलग बर्बाद हो रहा होता है, तो बंदा कहता है कि यार ये इतना टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि बाप भेज दो। तो वो आप पहले आप एजुकेट कर दो कि भाई इसके अंदर ये मसले आए हैं, इस मॉडल के अंदर ये मसले हैं, इसके अंदर ये मसले हैं, ये काम करा ले, और आपको कभी मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। और खास भी हैवी बाइक्स लेने का कभी इरादा नहीं हुआ? हैवी बाइक्स हैवी बाइक्स रखी ना, R6 रखी, R1 रखी, फिर हार्ले रखी, सिल्विया जब थी मेरे पास उस दौर के अंदर मैंने R6 रखी। फिर मैं चला गया यहाँ से। असल में घर वाले तो शुरू से बाइक के ख़िलाफ़ हैं, वो तो मुझे CD70 भी नहीं चलाने देते। मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी भी जाना है तो यार आप गाड़ी में चले जाओ, या रिक्शे में चले जाओ, या टैक्सी में चले जाओ। वो बचपन से ही ना हमारा यही था कि यार आपने बाइक नहीं, अब्बा ने रिस्ट्रिक्शंस दी, भाई वो घर से छुप छुपा के पैसे थोड़े से जमा वमा करके बाइक ले ली पीछे। अब इसका भी बड़ा ज़बरदस्त सीन है। मैंने R6 ली, पहली R6, तो मुझे महीना हुआ था। अब वो मैं चला गया उम्रे पे, मेरी शादी आई थिंक 11-12 के अंदर मैं उम्रे पे गया था। हाँ, 12 के अंदर जब मैं उम्रे पे गया हूँ, तो उसने जो है मुझसे बोला यार तेरे बाइक के डॉक्यूमेंट्स किधर है। किसने? मेरे दोस्त ने, असद ने। बोलता तेरे बाइक के डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? मैं बोला घर पे है। तो बोला एक पार्टी आई है, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, बाइक भेज देते हैं, आएगा तो दूसरी बाइक ले लेंगे। मुझे नहीं पता था उसके पीछे उसके इंटेंशंस क्या है। उसने वो डॉक्यूमेंट्स घर से उठवा के और जो है ना वो अपना क्या कहते हैं पीछे से बाइक भेज दी। वो इसलिए बेची कि यार मेरी सेफ्टी के लिए, ये जिस तरह चलाता है ये कहीं, तो ठीक है, हमें भी मालूम था यार 2 व्हील है, फिर घर से अलाउ भी नहीं है, फिर ऐसी एक तो वैसे ही आपको घर से छुप के काम कर रहे हो ना, तो आपको नुकसान ही होता है वो। मैं तो ये दिल में से डिससेटिस्फेक्शन भी रहती है। हाँ, एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती, एक डर भी होता है, फिर उसमें नुकसान भी होता है। ये आपके चैनल के थ्रू मैं आपको जितने भी व्यूवर्स आपके देख रहे हैं ना, जो स्पेशली जो बच्चे हैं, जो भी दे दूँगे भाई, हम घर से जो भी छुप के काम कर रहे होंगे ना, तो उसमें कभी हमें फ़ायदा नहीं होगा, उसमें नुकसान ही होगा, कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। और घर वालों को पता होगा ना, तो आप कभी कुछ भी करें आप, हाँ, तो वो वैसे तो उनको पता हो या ना हो, घर वाले ऐसे होते हैं कि वो आपके साथ हर आपके अच्छे बुरे में वही खड़े होते हैं। ऑफ कोर्स यार, और आपके अगर पता हुआ होगा और उन्हें आप एक अपने इत्मीनान में ले लेंगे, तो थिंग्स वुड बी वे बेटर। ऐसे ही फिर वो उस वक्त तो मुझे बड़ा गुस्सा आया जब मैं वापस आया। मैंने लगा तूने बाइक बेच दी बगैर बताए हुए, ये वो कह रहा है यार एक बात बोलता हूँ तेरे को, ये तेरे लिए नुकसान है यार। भाई जान है तो जान है, चीज़ें तो फिर ले लेता है, इंसान है। फिर मुझे एहसास हुआ। अच्छा, फिर उसके काफ़ी टाइम बाद फिर मैंने हार्ले रखी। मैंने हार्ले ली विराट, और हार्ले मैंने काफ़ी टाइम रखी। वो मैंने बाइक अपने घर वालों को बता के रखी थी। इट वॉज अ क्रूज़र, और हम उस पर क्रूजिंग करते थे। इसको बहाने वाली चीज। और मैंने उस पर अप एंड डाउन 2 कुंडबलीर के ट्रिप्स भी किए। मेरे दोस्त अपनी स्पोर्ट्स कारों में होते थे, मैं बाइक पे था। और अपने क्या कहते हैं उसको मैंने काफ़ी चलाया, और घर वालों को एतमाद में लेके फिर मैंने वो बाइक रखी साल 1.5 साल, और मैंने अपना भरपूर शौक़ पूरा करके और फिर मैंने वो बेच दी।
या आज भी याद है विंटर्स में हम रात को अकेला होता था, बाकी दोस्त अपनी गाड़ियों में होते थे, मैं अकेला बाइक चलाता था। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार ये है तो इन द एंड खतरनाक सवारी, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, इंटरसेक्शन पे गाड़ियाँ भी ऐसे बगैर देखे आती हैं। मैंने नहीं यार ये शौक गाड़ी में हद तक रहे तो सही है, बाइक नहीं। शौक किया उसमें, अभी भी शौक होता है, लेकिन यार हमारे आपको पता है ट्रैफिक हमारा इजाज़त नहीं देता, और रोड भी क्या और हालात। रोड के हालात भी ऐसे नहीं है कि आप बोलें कि यार कोई, स्पेशली ये जो सुपर बाइक्स हैं, ये आपके पास ट्रैक्स हो तो चलो सही है, जब ट्रैक नहीं है तो भाई मेरे लिए तो नहीं है। बाकी बहुत सारे लाइक करते हैं, मैं आप हर काम करने से पहले अपनी एक बाउंड्री बनाते हो ना, भाई मेरी ये लिमिट्स हैं, मुझे इससे बाहर नहीं जाना, मेरे घर से परमिशन नहीं है तो मैं क्यों करूँगा काम। तो फिर मैंने बोला यार ये शौक करना ही नहीं। ठीक हो गया। विकास भाई कभी रैली के बारे में नहीं सोचा? रैली या बहुत सोचा है, हर साल सोचता हूँ। फिर और मेरे कुछ दोस्त भी मुझे पुश करते हैं कि यार तू रैली में चल। हर साल नियत करता हूँ यार एक गाड़ी बनाऊंगा और जाऊंगा। इट्स इन द एंड मोटर स्पोर्ट्स है प्लस एडवेंचर है, और शौक भी बहुत ज़्यादा है। बस ना जाने की उसकी वजह या रीज़न कह लें कि टाइम नहीं है। और अगर आपने रैली करनी है ना, सो यू शुड हैव योर अनदर वर्कशॉप और गैराज जो कि उसी के लिए डेडिकेट हो, और आपकी रैली कार्स वहीं पर ही बन रही है। ठीक है, ज़ाहिर है जब रेस होती है तो आपको पता है चीज़ें भी टूटती हैं और काम भी निकालती हैं गाड़ियाँ। अच्छा, मेरे इस टॉपिक के ऊपर गजनफर भाई आए हुए थे, तो गजनफर भाई से बात हुई। मेरे कहा गजनफर भाई मुझे ऐसा लगता है कि रैली से डर लगता है। थैंक यू। मैं कहा मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी टूट जाएगी, हर रैली के बाद गाड़ी रीडू करनी पड़ेगी। उसकी सेट कि मैं मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं स्टॉक कैटेगरी में रेस करते हैं, हाँ ऐसे ही। और उनकी वो जो स्टॉक गाड़ी होती है वो जब रेस होनी होती है तो उसमें शॉक्स लगते हैं, किंग्स लगे, और वो रिम टायर चेंज हुए, और वो रेस के लिए आ रहेगी। रेस के बाद वापस सादे शॉक सादे रिम टायर लग के और फैमिली यूज़ में वो गाड़ी चलेगी। तो स्टॉक कैटेगरी में रेस कर लें यार। उसके लिए फिर ये देखें, आपको एक और चीज़ बता दूँ, रोल केज एंट्री। स्टॉक कैटेगरी में नहीं है, रोल केज है स्टॉक कैटेगरी में नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिर्फ आपको एज पर माई नॉलेज रोल केज के बगैर आप गाड़ी शायद नहीं चला सकते। चला स्टॉक कैटेगरी में चलाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं पार्टिसिपेट करूँ इंशाल्लाह। स्टॉक कैटेगरी में यू कैन, ठीक है। या आई थिंक से उन्होंने कहा था कि रोल केज भी बोल्ट ऑन वाले होते हैं, हम अनबोल्ट करके उतार देते हैं हाँ ऐसा ही है, और गाड़ी को नॉर्मल यूज़ में ले लेते हैं। ये मैं इसका पता करता हूँ, इस लेकिन बारे में आप पता कीजिएगा। रोल केज ज़रूरी है। मुझे बड़ा शौक है ये मतलब रैली भी करने का, क्योंकि यार हमारे पास तो ये इंटरटेनमेंट है, और काम में भी हम इसी वजह से आए थे क्योंकि शौक था। सही है। एज इन बिजनेस तो नहीं आए थे, शौक था, वो शौक बिजनेस बन गया, वो एक अलग बात। बड़ी खुशी होगी आपको वकास भाई रैली में देख के हमें। अभी वकास भाई कौन कौन सी गाड़ी है माशाल्लाह? अभी है रखी हुई बस अल्हम्दुलिल्लाह, पोर्श है और है 2-3 गाड़ियाँ और। कौन 718 अभी भी है? जी है। 718 है। ये वो ऑटोक्रॉस वगैरह में आपको पता है, वो वही मैं लेके जाता हूँ, हैंडलिंग वाइज जो है लव वो योर सेवन, सो वेरी मच। थोड़ा सा हमने उसको किटेड कर दिया है, और किटेन होने के बाद ही आई लव। उसकी शक्ल चेंज हो गई है बिल्कुल ना। वो GT4 RSG उसके अंदर किट डाल दी है, बम्पर शम्पर डाल दिए, इंजन वही 2 लीटर है। इंजन से बड़ा उसका इंजन अगर पावरफुल होता है लाइक 4 लीटर वगैरह तो एक आवाज़ होती है उसके अंदर, लेकिन स्टिल इट्स अ बेस्ट हैंडलिंग कार। तो उसको आपने कभी कन्वर्जन करने का नहीं सोचा? कल ही सोच रहा था कल ही सोच रहा था कल ही सोच रहा था, मैंने बोला यार इसको GT4 कर देते हैं, बस बहुत हो गया है। तो देखिए प्लान्स तो हैं कुछ इंशाल्लाह लेके, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट होता है, ये भी एक मैंने बताया ना कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट था जो मेरा ड्रीम भी था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया है। और 911 भी है अभी आपके पास? जी 911। 911 उस वाली को क्यों नहीं टर्बो करने का सोचा? यार देखें वो लास्ट NA इंजन था जो 2012 के बाद डिसकंटिन्यू हो गया। इसके बाद तो पता है आपको NA इंजन जो है वो GT3 के अंदर आया, पोर्श के अंदर जितनी भी GT3s हैं 2019, 18, 17 ऑनवर्ड्स GT3 के अंदर सब NA इंजन है। लेकिन इसके बाद पोर्श की जितनी गाड़ियाँ आई हैं ना ऑनवर्ड 12, वो मेजॉरिटी सब टर्बो हो गई हैं। तो इसका NA का आवाज़ ही बिल्कुल डिफरेंट है, आपने देखा होगा उसके अंदर जब हमने काम किया, उसके अंदर वो लॉन्ग ट्यूब हेडर्स डाले, एग्जॉस्ट किया उसको ट्यून किया, तो उसका फॉर्मूला वन वाली हो? इतना क्रेजी साउंड है उसका कि जिसकी कोई हद नहीं। वो एक होता है ना, एक 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 आपके दिमाग में साउंड होता है कि यार ये ड्रीम साउंड है,
वो ट्रैक पे आप सुनते हैं अक्सर, यार चले जाए यार, वो सुपर कार्स गुजर रही है, वो वाला आवाज, वो आवाज है यार एक। और थोड़े से हाई रेविंग इंजन होते हैं, हाँ बिल्कुल। वैसे वैसे थोड़ा सा बाइक टाइप। असल में टर्बो और एनए के अंदर ज़्यादातर फ़र्क देखें यही आता है कि जो टर्बो होते हैं वो लो रैव होते हैं मेजॉरिटी गाड़ियाँ, और जो एनए होती हैं गाड़ियाँ वो हाई रैविंग इंजन होती हैं। तो एनए का एक अलग मज़ा है, टर्बो चार्ज का अपना मज़ा है। और मेरा शुरू से 911 का था कि यार 911 मुझे चाहिए, और मैं इस वजह से हमारे एक दोस्त हैं शराज भाई, आप जानते होंगे, उनसे जाके बस मैं गाड़ी लेके आ गया, मतलब भाई ये चाहिए। बड़ी लो माइलेज गाड़ी, बहुत अच्छी वेल मेंटेन गाड़ी माशाल्लाह, और आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा वकास भाई, अभी नई पुरानी नई पोर्शेस का बात हुई, तो नए ज़माने में बहुत सारी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, ओके। तो इनको लेके आपको क्या फीचर दिखता है, कैसी यार इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ठीक हैं, अच्छी हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, और अंदर देखे ना कितने सारे उसके अंदर फीचर्स, स्क्रीन, जितनी भी छोटी से छोटी गाड़ी देख लें, बड़ी से बड़ी गाड़ी देख लें, नॉट नॉट फॉर अस। लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमें जब तक वो आ, आवाज़ ना है ना इंजन का, कि यार वो शिफ्ट ना हो गाड़ी, वो जब तक ना मज़ा नहीं आता। मतलब आज भी मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम आज तक हमने कभी भी आरपीएम देख के मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी शिफ्ट किया हो। हम जब आवाज़ भी, की है। हाँ आवाज़ के यार अब इसको गियर चाहिए, हम कभी रेस हो कुछ भी हो, तो आरपीएम पे तो नज़र होती ही नहीं है, कि वो शुरू से बचपन से ही चला चला के गाड़ी पता है कि यार ये गाड़ी को अब शिफ्ट करना है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ औरों के लिए होंगी अच्छी, लेकिन नॉट फॉर मी, मुझे तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। मतलब वो उसके अंदर वो कोई ड्रामा नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कोई शिफ्ट नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। मतलब ठीक है, सारी बाकी चीज़ें होंगी, अंदर से रूम मिल जाएगा आपको, पावर मिल जाएगी, लो मेंटेनेंस मिल जाएगी। वकास भाई i8 कैसी गाड़ी लगती है आपको? BMW की i8 इट्स अ गुड कार। जब नई नई आई थी कराची में, तो ऐसा लगता था कोई स्पेसशिप वाली कोई गाड़ी है, मखलूक आ गई है इसके अंदर। तो अच्छी गाड़ी है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं शायद खुद कभी ना रखूँ। पसंद बहुत है मुझे, लेकिन मैं खुद शायद ना रखूँ। तो अंदर से इसका मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। रूम, व्हाट्स द रूम साइज? छोटी है अंदर से। अच्छा, हम लोग के लिहाज से। हम लोग लिहाज से छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम एमआरएस में आ सकते हैं तो उसके अंदर भी आ जाए। सही है। वो उसके अंदर आते ही, उसके अंदर मसला नहीं है। लेकिन उसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके अंदर बैठने का तरीका है। हाँ, वो तो किसी भी स्पोर्ट्स कार में बैठने का यही तरीका है कि आप पहले बिल्कुल टर्न होके, हाँ इस तरह मैं सोफे पे बैठूंगा, हाँ, तो मैं इस तरह से बैठूंगा और फिर मैं अपनी टांगें अंदर करूंगा। जैसे RX-7, आपने RX-7 रखी है कभी? RX-7 में 2 बार खरीदने गया हूँ, लेकिन मैं RX-7 में बैठ तो जाता हूँ, बैठना मुझे आता है क्योंकि स्पोर्ट्स कार इतनी रखी हैं, लेकिन अंदर ना मेरे पाँव नहीं चल पाते। अच्छा, पेडल बहुत करीब है। वैसे ये बात है, RX-7 से ज़्यादा स्पेस ना एमआरएस के अंदर, हाँ बिल्कुल ऐसी। ठीक है ना। लोग सवाल करते होंगे यार आपकी इतनी हाइट है और आप कैसे ये गाड़ी चला रहे मियाटा किस पे मेरे से बहुत लोग सवाल हो, करते कि यार आप कैसे आते हो उसके गाड़ी के अंदर, हैं, लेकिन बहुत बड़ी अंदर से। लेकिन RX-7 में ज़्यादा स्पेस। RX-7 और S2000 दोनों में दोनों गाड़ियाँ मैं भी लेने गया, मैंने भी RX-7 दो तीन दफ़ा देखी, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार ये मैं। अच्छा, लास्ट टाइम मेरे लिए एक RX-7 लेने, बड़ी प्यारी गाड़ी थी, एक सोहेब भाई हमारे वो बेचे थे, और वाइट बॉडी, जो पहले सिल्वर यहाँ ऑटोक्रॉस में चलती थी गाड़ी, वो वाइट बॉडी हो गई, रॉकेट बनी, और उसमें 3 पीस व्हील शील, कार्बन फाइबर इंटीरियर, रोटरी बेल्ट, सिंगल टर्बो। क्या गाड़ी आकाश भाई, मैं लाहौर से उठ के पिंडी गया वो गाड़ी देखने। अच्छा, मैं उसमें फंस गया गाड़ी में ना, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सीट ऐसे उठा के पीछे कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो लूँगा। ये मेरी वाइफ ने मुझे बोला, देखे हम लाहौर में नहीं रहते, हम इस्लामाबाद में नहीं रहते, हम कराची में रहते हैं, आप क्यों ये अच्छी गाड़ी को बर्बाद करेंगे? इसमें आप शौक में ले रहे हैं क्योंकि आपको खूबसूरत लगी, ये खड़ी रहेगी, आपने चलानी है नहीं, ऐसे ही, क्योंकि आप ये बोलेंगे तो यहाँ तो रोड ही नहीं है, मैं निकालूंगा कहाँ लेके रहूँ। ऐसे ही। ठीक है, तो आप ये किसी ऐसे बंदे के पास जाने ना जो चलाएगा इसे। सही बात है। इस चक्कर में मैं गाड़ी छोड़ के आया, और वो मुझे इतनी प्यारी लगती है गाड़ी। यार मुझे आज भी बहुत पसंद है, लाइक JDM की कोई भी गाड़ी आप उठा ले, चाहे एवोल्यूशन रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सुपरा रखी है मैंने। अच्छा, मुझे पर्सनली ईवो नहीं पसंद आई कभी, यार देखें या तो मैंने जो ईवो रखी वो स्टॉक थी इस वजह से। बोन अब माशाल्लाह आपने भी इतनी सारी गाड़ियां चला ली, कॉर्वेट चला ली, सब में पावर है। ईवो के अंदर देखें कोई ड्रामा नहीं है, इट्स अ सीरियस कार, ठीक है। ऐसा ही है।
एवोल्यूशन एक अलग लीग है, एवोल्यूशन लाइक करने वाले एवोल्यूशन आज भी लाइक करते हैं, आई स्टिल लव ईवो। मसला उसका ये है कि इफ़ यू आर हैविंग एन ईवो तो 500 प्लस घोड़े की गाड़ी हो तो मज़ा आता है। ईवो जो है ना वो 300-350 पे बोर करती है थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि क्योंकि उसके मुझे आदत अब मैं जो भी मेरी गाड़ियाँ हैं वो ऐसी होती हैं कि पाँव रखो तो पीछे से टेल आउट होती हैं, हिले जुले। या फिर आपके पास आवाज़ है, ठीक है ना, या फिर थोड़ी पावर है उसके अंदर। अब ईवो के अंदर कोई ड्रामा नहीं है, इट्स अ 4 व्हील कार। किसी भी अगर आप किसी गाड़ी ड्राइवर को दे दें और ये ले, जो कि लोगों ने ली भी पहले भी, पता चला यार हम 4 साल से चला रहे हैं, 5 साल से चला लिए, 5 साल के अंदर एक डिफ नहीं तोड़ा। वो एक अलग बात है, बैकअप में लेके 2-2 डिफ रखे हुए थे कि यार वो ट्रांसफर केस, सॉरी, कि ट्रांसफर केस बैकअप में 2 पड़े हुए हैं, एक डिफ पड़ा हुआ है कि यार ये कभी ना कभी टूटेगा, ईवो का तो मर्ज है, ये टूट जाता है, 500-600 हॉर्स पावर की गाड़ी पर टूटता है। आज तक एक भी नहीं तोड़ा, 4 से 5 साल ईवो चलाई, एक भी नहीं तोड़ा। लेकिन ये है कि किसी को दे दी आपने गाड़ी, उसको पता ही नहीं है इसको लॉन्च कैसे कराते हैं, वो भाई पता चला उसने एक दिन में इसका जो है वो ट्रांसफर केस तोड़ दिया। तो बात ये है कि ईवो के अंदर जो आप बोल रहे हो ना कि ईवो के अंदर बंदा इसलिए बोल रहा था कि यार फैक्ट्री से वो इतनी हॉर्स पावर नहीं आती, फिर उसके अंदर वो ड्रामा नहीं है। अब रेल व्हील बंदा चला रहा होता, थोड़ी सी स्किड हो रही होती, आप उसको काउंटर करते हो कि यार इसको मैंने सीधा करना है, आप उसके साथ एक्टिव हो। एवोल्यूशन के अंदर ये नहीं है। हाँ, एवोल्यूशन जिस पर्पज़ के लिए बनी है, अगर वो ट्रैक आपके पास हो तो उससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं हो सकती। ईवो जब आप इंजॉय करते हो, जब आप 500 प्लस क्रॉस करते हो, उसका वेस्ट गेट का आवाज़ सुनते हो, मतलब तो बंदा कहता है यार हाँ। हालांकि मैंने काफ़ी टाइम ईवो रखी, और मैं आपकी वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो रेड कलर की बिल्कुल, वो भी उस वक्त ब्रांड न्यू का, हाँ ब्रांड न्यू। मेरा शुरू से था कि यार इंजन वाइज गाड़ी पावरफुल तो हो। बहुत सारे हमारे दोस्त काम करते हैं यार कि हमें बस हॉर्स पावर चाहिए, बहुत सारे लोग हमारे काम करते हैं यार हमें हॉर्स पावर नहीं चाहिए, हमें कॉस्मेटिक चाहिए। आई कैन नेवर फॉरगेट द स्मेल ऑफ योर ईवो। ऐसे ही था, आई एग्री, मैंने वो गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसमें से जो स्मेल थी ना आकाश भाई, ऐसे ही। आई रिमेम्बर दैट स्मेल। यार आज भी वो कोई नहीं गाड़ी, नई गाड़ी की जो स्मेल होती है वो उस गाड़ी में। आज भी मेरे पास जितनी भी गाड़ियां हैं, आज भी कोई भी गाड़ी पे आप खोलें आपको ऐसी फ्रेग्रेंस आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि यार मुझे हॉर्स पावर के साथ ना, मुझे ऐसा है कि यार गाड़ी लुक्स में भी पूरी होनी चाहिए और इंटीरियर में भी पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हॉर्स पावर के ऊपर और कॉस्मेटिकली या अपना गाड़ी जो है वो अंदर से चीज़ें कम है, या वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे शुरू से ही, जब से मैंने गाड़ियाँ रखी, चाहे वो S15 देख लें या वो सुपरा रखी, इसके बाद RX काफ़ी सारी चीज़ गाड़ियाँ फ्लिप करता रहा, तो हर गाड़ी मेरी इस तरह होती थी अलहमदिल्ला के इंजन में खोले तो अलग आपको ड्रेसअप पूरा नज़र आएगा, और अंदर से भी ऐसी और बाहर से भी ऐसी, कोशिश यही होती थी। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस। इसके वक्त भी कोई लाइफ का ऐसा इंसिडेंट जिससे आपने कुछ सीखा हो, और मे बी वो आप लाइफ का कोई, यार लाइफ आपको हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो या छोटा हो, ये ज़रूरी है कि आप उससे सबक सीखें। बिल्कुल कोई भी वाक़यात आपके साथ होते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो आप उससे सबक सीखें और वो गलतियाँ दोबारा ना करें। ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वाक़या नहीं हुआ कि जिसको मैं बोलूँ कि यार मुझे इससे सीखना चाहिए। लेकिन हाँ, छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं आपकी लाइफ के अंदर, आप उसको खुद देखें और आप कि यार ये मुझसे गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये काम मुझे दोबारा नहीं करना चाहिए। एक बाइक वाला एक वाक़या है, अभी मुझे याद आया, जब हम हार्ले पर ट्रिप कर रहे थे। हार्ले इज़ मेंट फॉर क्रूजिंग, क्रूज़र है, रेस बाइक नहीं है, ट्रैक बाइक नहीं है, आप उसको क्रूज़ करें तरीके से। मैं उसको 170 170 माइल पे था उसको लेके। 20 माइल। हाँ, मुझे आज भी याद है उसका मीटर, 170 माइल पे वी रॉड को लेके, वो भी ट्यून हुई भी थी, एग्जॉस्ट लगे हुए थे, वाइन्स एंड हाइट्स के एग्जॉस्ट आते थे शायद, हाँ। उसके अंदर एग्जॉस्ट और पावर कमांडर वगैरह लगा हुआ था, काफ़ी भाती थी। अब वो कुंड मलीर आपको पता है उधर तो कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई वो नहीं है, वो एक सिंगल ट्रैक है, बस आप जा रहे हैं वहाँ अपना, उधर कोई मतलब कोई पब्लिक नहीं है। मतलब जहाँ जा रहे हैं आप स्पीड कर रहे हैं तो उधर ना कोई पब्लिक है, वो रेगिस्तान है बिल्कुल। यहाँ देखें उधर पहाड़ है, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वो रोड है, और ना कोई बंदा ना कोई बंदे के साथ, और ना कोई इवन ट्रैफिक। अब वो बाइक है बनी तो क्रूज एज अ क्रूज़र थी, लेकिन मैं उसको भगा रहा था, उसको सामने ऊँट आया। फ्रॉम नो वेयर सामने ऊँट है। अब मैं इसको स्लो करूँ
या मैं ब्रेक मारूं, अब मुझे स्लो करनी है तो मुझे ब्रेक मारनी है, और इतनी स्पीड में आप इसको बाइक को ब्रेक अप्लाई करोगे तो स्किड होगी या राइट जाएगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं यार इसके अगर आगे से निकलता हूँ पता चला मेरे को ये चढ़ गया या मूव हुआ तो मैं कहाँ हूँगा, बाइक किधर होगी? तो पीछे से निकलता हूँ तो भी पता नहीं है ये अगर पीछे चला गया, क्योंकि सारे जानवर है यार, बंदा किधर जाए कहाँ, जो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, या अल्लाह खैर कर कहाँ से निकलूँ क्या करूँ। उस वक्त ये फैसला किया कि यार इसके पीछे से निकलता हूँ, ये हो सकता है कि ये घबरा के आगे हो जाए। आप यकीन करो मैं उसके करीब पहुँचा हूँ, मैं स्पीड स्लो कर दी थी, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन जो स्पीड बहुत ज़्यादा थी वो स्लो नहीं हो सकी, बस वो जितना स्लो हो सकती थी वही। मैं उसके पीछे वाली साइड पे पहुंचा, बिल्कुल मेन रोड पे खड़ा हुआ, उसने एक स्टेप आगे लिया और मैं वहां से निकल गया। उस दिन मैंने तौबा की थी कि मैंने बाइक रखनी नहीं है, और बाइक अगर रखनी है तो स्लो चलानी है। मतलब उस दिन ऐसा था कि यार आज तो ख़त्म है आज। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी था, सबक भी था कि क्रूज़र लेके मैं भगा रहा हूँ उस तरह, और कान पकड़ लिए थे मैंने 2 दिन। मैंने बोला ये तो बच गई है, कुछ भी हो सकता है। और जाहिर है बाइक है, ओपन है, गाड़ी तो है नहीं, आप कहीं आपको दूसरा चांस नहीं देती बाइक। अगर आप इस तरह की मस्ती कर रहे हैं बाइक आपको दूसरा चांस नहीं दी। तो उस दिन फैसला किया था कि नहीं यार ये काम ही नहीं करना। Wakazi, what's the most significant risk you have taken in your career? मतलब जो आपके यार ये वर्थ इट था, सही था। यार हमने 2012 की गाड़ी फेसलिफ्ट वाली जब हम बना रहे थे, मैंने गाड़ी तो ले ली जापान के अंदर। अब मैंने बोला यार यहाँ जो मोस्टली कन्वर्ट हुई हैं गाड़ियाँ वो 8 हुई हैं। अब ये गाड़ी कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, इसकी कोई मेजरमेंट फ़र्क ना हो, उसके आगे फ़र्क ना हो, लाइट्स बम्पर फ़र्क ना हो। वो हमने एक साथ मुझे याद पड़ता है कि 3 गाड़ियाँ उठा ली हमने। अब वो ले तो नहीं, अब वो टेंशन में गुजरा सारा वक्त कि यार ये असल में यहाँ किसी ने बनाई नहीं थी उस वक्त। 8 वाली गाड़ियाँ तो काफ़ी सारी हुई थी और हो भी रही थी। तो मुझे मालूम नहीं था कि यार ये प्रोजेक्ट पता नहीं फेल होगा या पास होगा। ऐसा ना हो कि इसके आगे फ़र्क आ जाए, ऐसा ना हो इसके पीछे फ़र्क आ जाए, या ऐसा ना हो कि यार हमने जो चीज़ें खोलनी हो हमने खोली ना हो, और हमें ये मैं अल्लाह वाले के करते हैं यार इंशाल्लाह अगर एक स्टेप लेंगे। लेकिन उस वक्त के हिसाब से वो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी। तो मतलब जब आएगी फिर देख लेंगे इसको, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। तो जब पहुंची तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा स्मूथ गया। वो पहली ये 12 और 13 की गाड़ियाँ थी जो हम कर रहे थे, तो एक वो था सरप्राइज हमारे लिए भी था, और एक टेंशन भी थी। तो ये रिस्क था मेरे हिसाब से उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी पूरी जमा पूंजी लगी हुई हो, जब आपकी सारी इन्वेस्टमेंट एक तरफ हो, आप घबराते हो कि यार ये पता नहीं ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक तो ये कि मैं आपसे पैसे लेके और आपके पास सुबह प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, और एक ये है कि मेरा अपना बिजनेस है और मैं ख़ुद उसको इन्वेस्ट करके और मैं देख रहा हूँ कि यार इसका आउटकम क्या हो। तो वो रिस्क होता है। मैं आपसे पैसा लेके आपके लिए कोई चीज़ कर रहा हूँ, वो रिस्क नहीं हुआ, वो रिस्क आपका हुआ। जब मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट थी और मैं खुद जब उस पर रिस्क ले रहा था, तो वो बिजनेस था और वो ज़ाहिर है, तो मुझे फिर बाद में एहसास हुआ कि यार ये रिस्क मैंने सही लिया। इसके बाद तो फिर थोड़ा दिल भी बड़ा हो गया, फिर दूसरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी करने लगे। लेकिन वो मेरे लिए रिस्क था कि यार वो पूरा कंटेनर आ रहा है आपका, आपको पता नहीं है मेजरमेंट्स का सारा, और आप कर रहे हैं फिर भी। लेकिन वकास भाई ये सिर्फ एमजीज पे क्यों चले गए? यार बेच दी, जेडीएम से इतनी किनारा कशी, इतना मतलब। जेडीएम से किनारा कशी तो नहीं है अपना, क्या कहते हैं यार, जेडीएम तो आज भी मेरा लव है, लेकिन बात ये है कि यार इतना टाइम नहीं है। जीटीआर क्यों बेच दिया वकास? जीटीआर पे भी आता हूँ आपको, पहले मैं जेडीएम का पूरा आंसर कर दूँ। जेडीएम का एक मसला मेरे लिए ये है कि यार मैं अब 6-8 महीने रुक नहीं सकता। कोई भी देखी चीज़ है या हमें चीज़ें, खैर मर्सिडीज़ वगैरह की भी चीज़ें हमें यहाँ तो नहीं मिलती है, ज़ाहिर है दुबई से सोर्स करना पड़ता है सारी चीज़ें, सारा पार्ट्स। जेडीएम का जो सामान है वो इस वक्त दुबई के अंदर भी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, और अगर कहीं पे मिलता है तो एक्सट्रीम पैसा है। जेडीएम जिनके पास भी गाड़ियाँ हैं उनको पता है कि वो गाड़ियाँ संभालना आसान काम नहीं है, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम कि वो संभाल रहे हैं माशाल्लाह से, और स्टिल रखी हुई है उन्होंने और शौक पूरा कर रहे हैं। आपको पता है जेडीएम के पार्ट सोर्स करना पूरी दुनिया के अंदर अब जीटीआर तो नहीं है, उसकी तो नहीं आता है। जीटीआर। देखिए मैंने जो जीटीआर ली, फिर आपको पता है वो 1300
हॉर्स पावर का पूरा प्रोजेक्ट हुआ। इत्तेफाक से मैंने जिन दोस्त से ली उन्हीं दोस्त को वापस वो मैंने सेल कर दी। मेरा एक ड्रीम था 911 रखना, क्योंकि यार हमारे इधर रोडों पे इतनी हॉर्स पावर आप स्ट्रीट तो नहीं चला सकते ना यार। तो और फिर ये था कि मुझे एक 911 एक्सपीरियंस करनी थी। मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ रखी चलाई उनकी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 911 वाज माय ड्रीम। तो एक टारगेट था, मैंने 911 मैंने लेनी है बस, चाहे वो न्यूअर मॉडल मिल जाए मुझे। मतलब अब उस वक्त तो देखें नसीब है ना कि आपको जो चीज़ चाहिए और उस वक्त मार्केट के अंदर क्या अवेलेबल है, चाहे वो 12 का मॉडल है जो या वो 20 का मॉडल है, और आपके प्राइस ब्रैकेट में भी वो आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी मैटर करता है। तो मैंने बोला यार, मैंने पहले से सोच के रखा होता कि एनी डे आई विल ट्रेड माई GTR विद 911। वो भी इस वजह से कि यार इतनी हाई हॉर्स पावर थी, मैं इसको स्पीड पे इतना एंजॉय नहीं कर सकता था, क्योंकि आपको पता है हमारे तो रोडों पे इतनी ट्रैक्शन नहीं है। व्हील स्पिन अच्छा से अच्छा टायर डाल ले तो वो इतनी पावर होने का फ़ायदा नहीं। तो फिर हम इतने पावर पे लेके ही क्यों गए? ये एक सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जब मैंने पहली R35 रखी थी तो वो मैंने फुल बोल्ट ऑन रखी था, वो मैं इतनी पावर पे नहीं लेके गया। लाइक इट वाज अराउंड 650 या 700 पावर, फुल बोल्ट ऑन, मतलब डाउन पाइप, एग्जॉस्ट, इंजेक्टर्स, फ्यूल सिस्टम एक्सेप्ट द टर्बोस। फिर जब दूसरी GTR की तो ये हमने अपने एक दोस्त के लिए तैयार की, और 1300 हॉर्स पावर, 1200 हॉर्स पावर का पूरा सेटअप, AMS से पूरा बिल्ड ब्लॉक उसका, AMS से पूरा टर्बो ट्यूलिंग सिस्टम सारा सामान बाहर से आया, पूरा क्रिएट मोटर है उसका, इंस्टॉल करके दी। जब पहली मैंने GTR बेची मैंने बड़ा रिग्रेट किया, मैं ला यार GTR सेल नहीं करनी चाहिए थी मुझे। उस वक्त कुछ रीजंस से जिसकी वजह से गाड़ी बेचनी पड़ी। आपको पता है हर वक्त हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। सो काफ़ी टाइम ऐसा आपकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, आपको कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो वो टाइम ऐसा था, मुझे नीड थी, मैंने वो सेल कर दी। तो अलहमदिल्ला सारी चीज़ें बेटर हो गई, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी हाथ की बनाई हुई गाड़ी मैंने वापस ले ली। जब मेरे पास 911 का ऑप्शन खुला तो मैंने बोला वाई नॉट यार, GTR तो मैंने इन्जॉय की है। अच्छा, GTR का मसला ये है कि GTR की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग लाइक करते हैं, इसलिए कि ये इसको आप बना दे तो ये इसको लोग सुपर कार किलर के नाम से भी मानते हैं, गॉडजिला भी बोलते हैं। तो इसकी फ़ैन फॉलोइंग दुनिया के अंदर ज़्यादा है। अगर जैसे बच्चे हैं उनको ज़्यादा पसंद है, रोड पे चल रही होगी 9, हमारे इधर और भी ज़्यादा है ये चीज़। 911 एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, डिफरेंट लीग थी। मेच्योर पीपल कार। और एक दफ़ा वंस यू ड्राइव अ 911, आप सेकंड टाइम कोई दूसरी, मुझे पसंद नहीं थी गाड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं पोर्श गाय नहीं था। समझ नहीं आती है बात, क्योंकि ना मेरे भाई के पास पहले 911 GT3 थी पुरानी वाली, वो बेच के उसने नई GT3 ले ली। अब वो मुझे बोल रहा है, वो GT3 तो है उसके पास, कह रहा है मैं एक GT3 RS भी खरीद रहा हूँ। हाँ, महंगा तो आप कोई लैम्बो ले लो, फरारी ले लो, वाई GT3 RS? कह रहा है आई कांट एक्सप्लेन यू दिस, ये मैं आपको बता रहा हूँ यार, once you drive it there's no going back. ऐसे ही ऐसे ही। और you are the second guy who's sitting in front of me in मैंने जब पहली GTR ली, मुझे GTR मेरी ड्रीम थी। इसके बाद मैंने रिग्रेट किया बहुत ज़्यादा कि मैंने बेची क्यों, मैंने अगली GTR ली। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को कहा था आई विल ट्रेड एनी डे, जब मुझे 911 की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं 911 लूँगा, GTR बेच दूँगा। मुझे 911 नहीं पसंद थी, लाइक लुक मुझे इतना अपील नहीं करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे सबको पसंद है यार, किसी की थोड़ी अपनी बड़ी चॉइस है। हमारे से। हाँ यार, के मतलब पसंद ही पसंद है। मुझे बस थोड़ी बड़ी है हमारे से। लेकिन जिस दिन मैं उसको बैठा हूँ और मैंने खुद चलाया और एक्सपीरियंस किया यार, उसकी जो सेटिंग पोजीशन है और जो एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट अबाउट द स्पीड, इट्स नॉट अबाउट हॉर्स पावर, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। 911 इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। मतलब ये है कि एक दफ़ा आप चला लें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप किसी दूसरी स्पोर्ट्स कार, इफ़ यू हैव ओनली वन ऑप्शन, क्या घर के अंदर एक ऑप्शन है इन स्पोर्ट्स कार, मतलब 2 डोर वाली कोई भी गाड़ी आप कहें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन है। मैं किसी गाड़ी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, हर किसी की अपनी चॉइस है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट हॉर्स पावर, इट्स नॉट अबाउट। मुझे लोगों ने बोला यार वो इतनी हॉर्स पावर वाली बेच के तूने इतनी कम हॉर्स पावर वाली क्यों ले ली गाड़ी। मैंने बोला यार ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसा आपके भाई ने कहा ना कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है, जो कॉन्फिडेंस वो गाड़ी आपको देती है, वो किसी दूसरी स्पोर्ट्स कार में नहीं। ये मेरा मानना है। ठीक हो गया।
तो फिर अभी रिसेंट टाइम में कोई सोचा है JDM कोई? यार JDM नहीं सोची हुई, इसलिए कि मैं उसको संभाल नहीं सकता, इतना देखें टाइम नहीं है। कोई नई JDM ले ले, यारिस ZR। हाँ यारिस GR बिल्कुल मेरी बकेट लिस्ट में थी गाड़ी, और है भी। उसकी जगह पे एक और सरप्राइज देने वाला हूँ। JDM ही है? नहीं JDM नहीं, यारिस GR का ही ओपोनेंट कह लें आप। और या, समझ गया। A45 AMG। यस सर थैंक यू। वो भी गाड़ी भी इंशाल्लाह डायरेक्ट पहुंच गया मैं। ऐसे ही है, वो भी किसी ने पता नहीं है, ये भी एक पहले वो है। लेकिन ये है कि मैं सोच रहा था कि यार यारिस ले लूँ, फिर मैंने बोला नहीं यार, यूटिलिटी बनती नहीं है मेरे पास उसकी, क्यों, मुझे मुझे पसंद है यार कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो यार चलो अकेला भी जा रहा हूँ, फिर दोस्त भी हो, मतलब अगर दोस्त भी जा रहे हैं तो आपकी ऐसी गाड़ी हो कि आप सब जगह चला सकें। मैंने बोला यारिस GR अगर मैं लेता हूँ, अपना बता रहा हूँ कि मतलब यार ये फिर मैं क्या करूँगा, इस गाड़ी को सिर्फ रेस पे या ट्रैक पे निकालूंगा, अदरवाइज ये गाड़ी खड़ी रहेगी, मैं इसको इन्जॉय नहीं कर सकूँगा ज़्यादा। मतलब ये तो गाड़ी के साथ जाती है ना, अगर बस एक चीज़ पड़ी है और आप उसको चला ही नहीं रहे, इन्जॉय नहीं कर रहे, वो सिर्फ रेस पर्पज़ के लिए है। तो मैंने बोला यार ये फिर गाड़ी खड़े खड़े ख़राब होगी, उससे बेहतर है कोई और चलाए। तो इसी वजह से मैं फिर इस पे गया, मैंने बोला यार आई कैन प्रोड्यूस मोर हॉर्स पावर फ्रॉम दैट, क्योंकि वो फैक्ट्री से भी थोड़ी 375 कुछ आती है, बुलटाउंस करके वो 450 हो जाती है, और मज़ा भी कराएगी, 4 दरवाजे हैं। और किस प्राइस ब्रैकेट में फॉल करी है? यार ये अगर प्राइस ब्रैकेट के हवाले से आप पूछें तो 185 to 190। नॉट बैड। हाँ इतनी की आप मेरे ख्याल में GR यारिस पे अगर आज इंपोर्ट करें तो आ जाएगी इंशाल्लाह। और ये आप कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? 2017 ठीक है। यारिस फेसलिफ्ट वाला। 21 22। हाँ अच्छा, आपने और RS3 कन्वर्ट किया अभी तक? जी, कैसा रहा RS3 का एक्सपीरियंस? इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और अभी बना रहा हूँ इंशाल्लाह एक और। वो गाड़ी भी बड़ा मज़ेदार प्रोजेक्ट है, यूनिक है बहुत ज़्यादा, फुल बोल्टॉन्स के साथ। फुल बोल्ट RS3 की क्या कॉस्टिंग है वकास भाई? जस्ट मैं अपने लिए जानना चाहता देखिए अभी डिपेंड करता है ना कि हूँ, जस्ट टू गेट अ मुझे लगता है इट्स अ मिनी GTR। यू कैन नॉट से इट्स अ मिनी GTR, लेकिन हाँ एवोल्यूशन का बेस्ट रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि आपको शिफ्ट का हैजल नहीं है, ट्रांसफर केस के अच्छी गाड़ी नहीं है। आप लोग असल में 4 ग्रेड प्लस फुल बोल्ट ऑन लो माइलेज। RS3 आपको फुल बोल्टॉन्स के साथ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो देखिए डिपेंड करता है कि बोल्टॉन्स पे आप क्या क्या। एक डाउन पाइप है फॉर एग्जांपल वो $600 का है, एक डाउन पाइप है वो $2000 का है, तो यहाँ पर भी फ़र्क आ जाता है ना कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। आप यूनिट्रॉनिक पे जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां बना रही है उसका सामान। अब पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगर 4.5 ग्रेड लो। अगर स्टॉक RS3 या आज की मार्केट के अंदर अगर आप बनाना चाहें तो इट डिपेंड्स ऑन द कार विच यू आर बाइंग फ्रॉम जापान, कि वो कितनी है माइलेज है। असल में जापान के अंदर भी ये बड़ा मैटर करता है कि एवरी 10,000 इक्वल्स टू 15 से 20 लाख रुपए 10,000। माइलेज। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 20,000 किलोमीटर गाड़ी अगर कोई चली हुई है फॉर एग्जांपल, उसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए है जापान से। जब वो गाड़ी अगर आप 10,000 चली भी लेंगे तो उसकी कॉस्ट 65 to 70 लाख रुपीज़ की हो जाएगी वहीं पर ही। जापान के अंदर माइलेज का बड़ा मैटर है, बहुत मैटर करती है माइलेज जापान के अंदर। अगर आप कोई गाड़ी 50,000 चली भी ले रहे हैं तो फॉर एग्जांपल उस गाड़ी की कॉस्ट आपको पड़ रही है 5 मिलियन येन। वही गाड़ी अगर आप 30,000 चली हुई गाड़ी ले रहे हैं तो आप 60 to 65 पे चले जाते हैं। वही मैंने ना एवरी 10,000 किलोमीटर्स इक्वल टू 15 से 20 लाख रुपए। तो माइलेज आप कम करते जाए, पैसे इधर से बढ़ाते जाए। RS3 की आपने बात की कि क्या कॉस्ट में बैठती है, तो RS3 एक मिड रेंज माइलेज वाली गाड़ियाँ आपको 180 से लेकर 220 के दरमियान आती हैं, इनके अंदर 30 में 1,80,00,000 रुपए से लेकर 2,20,00,000 रुपए तक जाती है गाड़ी। जैसी माइलेज है वैसे वैसा। अभी मैं जैसे गाड़ी बना रहा हूँ एक, उसकी माइलेज है 13,000 किलोमीटर्स। तो हाँ इट्स लाइक ए 0 मीटर कार। तो जैसी आपने डोनर के तो यहाँ पर एक ही पैसे हैं, 60 लाख रुपए में 55 लाख रुपए में आपको डोनर मिल जाता है। लेकिन ये है कि जैसी गाड़ी आपने वहाँ से बाई की है वो मैटर करता है कि यार वो वहाँ से गाड़ी कितनी चली हुई आप ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपके प्राइस वेरी करते हैं। रिलायबिलिटी फैक्टर कैसे से AMGs तो हमने देख ली। AMG हमारे माशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं जेनजी बच्चे, उन्होंने अच्छी तरीके से C63 वसूल चेक किया। कर दिया है। हाँ सही से वसूल किया। सही से चेक करके बता दिया है कि पूरी दुनिया वालों को
अगर कोई एग्जाम्पल देनी हो कि 204 रिलायबल है या नहीं है, वो हमारे वो हमारे आके देख लें। हमारे बच्चों ने बहुत एग्जाम्पल्स और वीडियोस बनाई हैं। तो RS3 के बारे में आपको क्या? RS3 देखिए, आप कह रहे थे ना जैसे कि यार मुझे एवोल्यूशन में मज़ा नहीं आया, हाँ, कि यार मैंने वो स्टॉक गाड़ी रखी और 300 हॉर्स पावर दी। RS3 में ऐसा नहीं है, इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म और बड़ा मज़ेदार है। DCT है, DCT DCT के अलावा जो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है, मैं यकीन करें कि मैंने जिस दिन ये गाड़ी, मेरे पहली जो गाड़ी बनाई वो मैंने अपने एक दोस्त को दी। मैं कोई भी गाड़ी डिलीवर करने से पहले ना उसको टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ, सारी चेकिंग वेकिंग, वो फाइनल मतलब मेरे हाथों से निकलती। मैं उसको चेक करने के लिए निकला और मैंने पहला मतलब मेरा जो टेस्ट रन आप कह रहे हैं वो पहला रन था। मैं गैराज से निकल के उसको यू टर्न ले रहा था, मैंने पहला गियर खींचा, दूसरा मैंने फ़ोन निकाला, सीधा जापान फ़ोन मिलाया और मैंने बोला ऑक्शन में ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसी वक्त वन प्राइस के अंदर गाड़ी थी। मैं बोला यार ये इसी वक्त आप उठाएं। बोला यार वो मैं बोला यार आप इसी वक्त गाड़ी जो है ये डन करें, मुझे इतनी पसंद आई ये गाड़ी। और ये तो मैं कमेंट कर चुका था, ज़ाहिर है किसी को देनी थी तो अपने दोस्त को, तो मैं तो उसको नहीं कह सकता था भाई ये गाड़ी दे दे। मैंने उसी वक्त मैंने बोला भाई ये गाड़ी चाहिए मेरे को, भाई ये गाड़ी पसंद है मतलब। लिखा दे अभी कहना? हाँ इंशाल्लाह कर रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको। वो उसके अंदर काफ़ी, गाड़ी आने से पहले काफ़ी सामान उसका आया हुआ है, कार्बन फाइबर का वो सारे परफॉर्मेंस अपग्रेड्स और सब सामान रखा हुआ है, काफ़ी सारा सामान है उस गाड़ी के लिए। गाड़ी आने से पहले सारा सामान मौजूद है। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, यू विल लव इट। और मैं कहता हूँ कि अपनी सारी गाड़ियाँ ना शौक भी करो और वो गाड़ी आगे पीछे करके एक गाड़ी रख लो, मज़ा आएगा। आकाश भाई को एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ आपसे। M3 F80 या फिर RS3 या फिर 212, ये सब एक ही ब्रैकेट में आती है ना, इस बीच आगे पीछे एक ही ऐसे ही है, ओके। या 205, ठीक है, करीब करीब ही है ना 205 भी। 205, RS3, 212, F80, ओके। ठीक। और 340i भी डालना है, 340i भी, क्योंकि उसके बोल्ट ऑन बहुत अवेलेबल हैं, यू कैन हैव फन विद इट। 340i भी कह सकते हैं। हाँ 340i, क्योंकि वो बीमर की वजह से मशहूर हुई है, प्लस बीमर को भी हम, नहीं, इट्स अ रिलायबल कार। सर रिलायबल कार बीमर ने हमारे लिए प्रूव कर दिया और रिलायबिलिटी। हाँ नहीं, इट्स अ रिलायबल कार। प्लस इसके बोल्ट ऑन के आपके पास बहुत ऑप्शन है। Yes. 58 बहुत मशहूर है हाँ ऐसे ही, और रिलायबल इसके साथ में, रिलायबल इंजन भी है। रिलायबल इंजन, रिलायबल ट्रांसमिशन। अब ये 4 गाड़ियों में से आपने मुझसे फेवरेट गाड़ी पूछा या रिलायबल पूछा या बैंक फॉर द बक। बेस्ट बैंग फॉर द बक? मुश्किल सवाल पूछा है। हाँ मैं सोच समझ के इसका भी आंसर करूंगा कि यार ये 4 RS व्हील है, एक ऑल व्हील है। एक RS3 है, एक 212 है, 205 भी बोली आपने मेरे को, 205, और ये 205 इसी बजट में आती है या 205 थोड़ी ज़्यादा ऊपर निकल जाती है? 205 ऊपर निकल जाती है। 205 को साइड में रखें। 205 ऊपर निकल जाती है। 205 अलग अलग लीग है, वो एक अलग लीग। 205 को साइड में रखें। 212, जिस प्राइस ब्रैकेट में आप पूछ रहे हो, M3 F80, मैं क्या प्रेफर करूँगा? हाँ RS3, मैं W212। 212 प्रेफर करेंगे आप? अच्छा, इसका बता दूं कि इसको मैं क्यों मैं इसलिए प्रेफर करूँगा। इट्स अ प्रॉपर फैमिली सेडान कार, कंफर्ट, लुक्स, हाई हॉर्स पावर। RS3 के अंदर आपको हॉर्स पावर बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 212 इट्स अ लेजेंडरी इंजन, 5.5 लीटर V8 बाई टर्बो, और ये भी आपको पता है डिसकंटिन्यू। रिलायबिलिटी फैक्टर भी रिमेंबर, रिलायबिलिटी फैक्टर ऐसा सोचना है कि कभी भी स्टार्ट करके किसी भी शहर जाना हो तो मैं जा सकूँ। सिंध के रोडों के हालात हमको पता है। मैं आपने सिंध में 212 में एयरमैटिक है। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, अगर अच्छी बड़ी गाड़ी बनी है, कुछ नहीं कहते आप, कुछ नहीं कहते सर। आपको पता है जितनी नई पोर्शेस हम लोग बना रहे हैं, ये फैन टर्बो वगैरह सब एयरमैटिक है। अगर एयरमैटिक इतना बड़ा इशू होता तो ये नई गाड़ी में थोड़ी देता है। एयरमैटिक इज़ नॉट एन इशू। आप उसको किस तरह चला रहे हैं, किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, वो मैटर करता है ना। बात ये है कि आपको पता है कि यार मैंने मतलब अच्छे खासे लोगों को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ लोगों को देखने। लोग से इंटरसिटी मोटरवे नहीं, इंटरसिटी मीन जो ये GT रोड का इस्तेमाल करते हुए कन्वर्टेड गाड़ियों में बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रहे हूँ, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ किसी को देखने का। कर सकते हैं अगर रोड कंडीशन सही हो तो। हम लोग तो गए थे तकरीबन 2 साल पहले, हमारा पूरा ग्रुप गया था, आपने देखी होंगी वीडियोस वगैरह होंगी। हम यहाँ से सारी MGs लोड करा के गए थे। मैंने बोला लोड करा के गए थे ना? लोड करा के हमने गाड़ियाँ उतारी थी लाहौर के अंदर,
नहीं, मैं कह रहा हूँ बाय रोड कराची से, अगर जैसे किसी को जाना है, जैसे मुझे जाना है बाय रोड कराची से उठ के इस्लामाबाद, ठीक है, तो मेरे बगैर सोचे मैं उस गाड़ी को स्टार्ट करूँ चल जाऊँ ऐसी 212 पे आप जा सकते हैं 212। आराम से। देखें 212 में सिर्फ आपको वो नहीं मिलेगा कि यार मुझे पावर चाहिए, आपको कंफर्ट भी मिलेगा, आपको लग्जरी भी मिलेगी। क्योंकि मैं सारे आपने जितने मेरा क्वेश्चन बनना कि मैं यार इंटरसिटी चला सकता हूँ, इस प्राइस ब्रैकेट में कोई और ऐसी गाड़ी तो फॉल नहीं मैं नहीं, और भी और कोई ऐसी गाड़ी है नहीं। कर, M5 भी फॉल करती है, M5 भी फॉल करती है पुरानी वाली। पुरानी वाली। तो 212 का मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैंने तो उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, उस गाड़ी को मैंने खुद भी रखी है। ओरिजिनल मैंने वो ब्राबस वाली जो एक गाड़ी यहाँ पे है वो भी रखी है, हमारे दोस्त के पास थी, मैंने उनसे वो गाड़ी ली थी, मैंने वो भी गाड़ी एक्सपीरियंस की है। तो 212 का मैंने इसलिए आपको बोला कि अगर कल को फ्यूचर में अगर आपको होता है कि यार मैं उसको मॉड करके इसको लेके जाऊँ हॉर्स पावर, आप उसमें कर सकते हैं आराम से 7-7.5 हॉर्स पावर तक जा सकते हैं ईजी। ठीक है, RS सीरीज है 4 व्हील, आप उसको 730 या 750 या 800 ये बार 212 थी 6.2 वाली, मुझे ऐसा लगता था उसमें थोड़ा सा बॉडी रोल ज़्यादा है। चेसी भी लॉन्ग है ना उसका, भी व्हील बेस शॉर्ट नहीं है उसका, हाँ, तो इसलिए आपको बॉडी रोल आपको इस वजह से भी लगता होगा, एयरमैटिक है, फिर उसका लॉन्ग व्हील बेस है, वो इतनी शॉर्ट व्हील तो है नहीं। जैसे लॉन्ग व्हील बेस इन अ सेंस ये कि जैसे दूसरी गाड़ी है खेलने में मज़ा नहीं आता था। RS3 जो है वो शॉर्ट व्हील बेस है, और BM है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा इस गाड़ी का थोड़ा स्टांस है ना, तो इस वजह से आपको लगता होगा। और मे भी पॉसिबल है कि सस्पेंशन वगैरह में कोई इश्यूज हो, कोई हार्ट का फ़र्क हो, इसी की हाइट एडजस्टमेंट भी है ना इसमें। अगर इस गाड़ी के अंदर आपका जो लेवल सेंसर है वो आउट है फॉर एग्जांपल, तो आपकी चारों हाइट्स जो है वो एक जैसी होंगी नहीं, हो सकता हाइट का फ़र्क हो, बड़ा मैटर करता है कि यार एक तरफ की हाइट अलग है, दूसरी तरफ की हाइट अलग है, या स्टेपनेस अलग है, तो पूरी गाड़ी में। मोस्ट फन कार वैसे मुझे अभी तक जो लगी, ऑनेस्टली मुझे भी 204 ही लगी। 204 एनी डे, 204 को मैं स्टार्ट करके ले जाऊँगा एनी डे, लाहौर, एनी डे, हाँ जा सकते हैं, इस्लामाबाद, कहीं पे भी। बिल्कुल जा सकते हैं। मुझे हाँ पता है वो मुझे, वो देखिए सरफराज है, वो धोखा नहीं देगी। हाँ 204 अब इन गाड़ियों से लो ब्रैकेट पे आ गई। अगर आप बात कर रहे हैं 200 और 200+, तो फिर ये 212 और ये सारी गाड़ियाँ ब्रैकेट पे आती हैं। 204 आप 2008 की भी अगर अच्छी गाड़ी हो वो भी आपको तंग नहीं करेगी, ज़रूरी नहीं आप फेसलिफ्ट ही लें। अभी जी वैगन कोई कन्वर्जन करने का आपका इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, मैंने अभी तक मैंने नहीं की है, और कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ भी नहीं है। और दूसरा ये है कि यार ये थोड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर है लोग प्रेफर करते हैं बाहर से न्यू ईयर मॉडल लेने के। तो मैं एक मशवरा देता हूँ कि यार इतने पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कोई ऑप्शन बी की तरफ चले जाओ ना, एंड वो कि हाँ ये बेस्ट बेटर ऑप्शन है प्राइस वाइज भी। अब आप जी वैगन बाहर ले रहे हैं इतनी महंगी, कोई 19-20 का मॉडल, फिर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता कि इतने ज़्यादा पैसे उस पर डाल के, और इन द एंड तो फिर वही कन्वर्जन ही खिलाएगी। और .82 देखें, जी वैगन जो भी लेता है वो भगाने के लिए नहीं लेता, इट्स इट्स अ शो ऑफ कार। या दुबई में भी आपने देखा है कि ये कोई भी जी वैगन को भगाने के लिए नहीं लेगा, तो उसका कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता है बिल्कुल। आपकी किसी भी स्पोर्ट्स कार वगैरह से। उससे क्लास है, ठीक है, एक जी वैगन क्लास है। और बेसिकली तो लोग हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है ना कि यार वो जी वैगन है बंदे के पास और चाहिए। बात ये है कि बाहर तो इन चीज़ों को कोई मैटर भी नहीं करता, ना कोई दिखता है। और जी वैगन जो है वो गाड़ी ज़रा महंगी है, और मेरे ख्याल में अगर जिसने जी वैगन बनानी है तो उसको इम्पोर्ट ही करनी चाहिए। मतलब अगर इतना स्टेटस है कि यार मैंने कहीं दिखाना है, डिपेंड करता है आप गाड़ी किस ले रहे हो। मोस्टली लोग जो है जी वैगन्स वगैरह जो है वो एक तरह से यार सिंबल है ना मेरे हिसाब हाँ से, सही बात है। एक तरह से ये सिंबल है, स्टेटस है कि यार आपके पास जी है, सही। तो मेरे हिसाब से यार अगर थोड़ा पैसा लगा के इसको इम्पोर्ट कर लें, लेकिन आजकल तो इम्पोर्ट, पहले तो बहुत महंगी आई हैं गाड़ियाँ, आजकल इम्पोर्ट में भी आ जाएंगी ये सही पैसों में। पैसे कम। तो हाँ, बाहर से इतनी महंगी गाड़ी लेके, और फिर देखें एक सबसे बड़ा मसला पता कहाँ पे आएगा, जब आप उसको बेचने निकलोगे। ठीक है, इट्स अ स्टेटस, इट्स अ सिंबल, लेकिन जब आप उसको एज एन सेल पे निकलोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको बेचना भी। तो इसलिए मैं मशवरा नहीं देता हूँ। बाकी अगर कोई कस्टमर कहता है कि यार हमें कर दो और मैंने तो करना ही है, तो वी आर रेडी फॉर इट, कोई मसला नहीं है। ऑटोक्रॉस में रिसेंटली हमने पार्टिसिपेट किया,
और माशाल्लाह पोडियम में लिया. सो हाउ यू सी मोटर स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान गोइंग टूवर्ड्स? यार काफ़ी टाइम बाद अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि काफ़ी सालों बाद एक ऑटोक्रॉस वापस आया और उस पर हमने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पोडियम भी लिया. पहले तो ऐसी एक्टिविटीज़ थी नहीं यहाँ पे, तो वो लोग आजकल की जितनी हम हमारे पास क्या है, हमारे पास तो है नहीं ना यार. वो रात को निकलना, फिर गाड़ी चलाना या अर्ली इन द मॉर्निंग निकल के गाड़ी चला लेना. और रोडों पे आजकल इतना ट्रैफिक है, ज़ाहिर है मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि भाई स्ट्रीट पे आप किसी की जान खतरे में डाल के भगाओ गाड़ी. ऑटोक्रॉस एक सेफ एनवायरनमेंट में वापस से दोबारा से ये स्टार्ट हुआ और ओमनी पे हुआ, फिर इसके बाद जो है वो फेज़ 9 पे भी हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये दोबारा आएगा इंशाल्लाह, दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे. और इट्स अ गुड इवेंट यार. कुछ एक हेल्थी एक्टिविटी तो मिलती है ना आपको करने के लिए कम से कम यार. लेकिन वकास भाई इतने साइड लाइन क्यों रहते हैं? खामोशी से इवेंट में आते हैं, खामोशी से चले जाते हैं यार साइड लाइन शायद पहली बार लोगों ने आपको इतना बोलता हुए भी सुना होगा. ऐसे ही बात हकीकत है. मैं आज तक मुझे आपने किसी पॉडकास्ट में नहीं देखा होगा, मैं जाता नहीं हूँ थोड़ा. तो बाकायदा मैंने पॉडकास्ट के लिए पहले वकास भाई को कन्विंस किया. उन्हें बताया कि वकास भाई हमारा पर्पस पॉडकास्ट को लेके कि कुछ हम लर्निंग कैरी फॉरवर्ड कर सकें. तो ऑब्वियसली आपका भी इतना एक्सपीरियंस है, आपने ज़िंदगी में मल्टीपल चीज़ों से सीखा, यहाँ तक पहुँचे. सो देयर स्ट्रगल्स विच इज़ बिहाइंड दैट टाइम, तो वो थोड़ा सा आप कन्वे कर सकें, मोटिवेशन मिल सके मुझे और मेरे देखने वालों को भी. बड़ा मुश्किल था वकास भाई को कन्विंस करना भी. अच्छा ठीक हो गया. वकास भाई व्हाट्स योर फेवरेट वे टू अनवाइंड रिलैक्स? कोई मतलब गाड़ियों के अलावा भी कुछ है ज़िंदगी में? सच पूछे तो गाड़ियाँ ही ज़िंदगी है. गाड़ियाँ ही चलाते हैं. जब वो कहते हैं, मेरा एक दोस्त था वो यूके चला गया माशाल्लाह. वो कहता था मुझे कि इस्लामाबाद में रहता था, मुझे कहता था कि यार जब मुझे गुस्सा आता है ना फुल, मैं जब तपा होता हूँ, जब घर से भी लड़ाई हो जाए, दोस्तों में भी लड़ाई हो जाए, बिजनेस सही ना चल रहा हो, मैंने जाके तीसरा गेयर लगा. मतलब तीसरा गेयर लगाने क्या मतलब, कह रहा है जब मैं तीसरे का लिमिटर सुनता हूँ ना, मेरा बीपी भी सब नीचे आ जाता है. मुझे आज तक उसकी बात याद कि यार क्या हम रिलैक्स किससे होता है, हमारे लिए रिलैक्सेशन के लिए यही गाड़ियाँ हैं, यही चलाते हैं. और जाना मैं भी मीटर आउट होता है मैं जाता हूँ एक आधा ऐसे इधर उधर. यार बेसिकली हमारे लिए तो ये गाड़ियाँ स्ट्रेस बस्टर ही है ना यार. मतलब जब मूड ऑफ है, कुछ टेंशन है ज़िंदगी के अंदर, कोई ऐसे मसले मसाइल हैं, तो बंदा क्या करता है, बंदा कहता है यार चल मेरे पास मेरी गाड़ी है, मैं लेके निकल गया, उसको चलाया, ऐसे ही आधा एक घंटा चलाया, आपका मूड सेट हो जाता है, वापस आ जाए बिल्कुल ऐसे. और रिलैक्स है, चिल माहौल है दोबारा. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. कोई एक चीज़ जिसके बगैर वकास भाई रह नहीं सकते डेली लाइफ में, ये चीज़ तो चाहिए. कोई एक चीज़ जिसके बगैर रह नहीं सकते, ये बड़ा मुश्किल सवाल है. ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर रह नहीं सकते. नहीं, आसान जवाब है. नहीं आसान जवाब तो देखिए, आपने बोला गाड़ियों के अलावा. वहाँ बहुत अच्छा मैं बहुत आसान जवाब है. अच्छा मैं आपको इसका जवाब देता हूँ. देखिए बेसिक आप नेसेसिटी. और मैं दोनों नहीं रह सकते उस चीज़ के बगैर. अच्छा बेसिक नेसेसिटी के अलावा मैं आपको बता दूँ, आप जो सोच रहे हैं ना, आप कह रहे होंगे यार खाए पिए बगैर ना हम नहीं रह सकते, हमें खाने में चश्मा, हमारा चश्मा. नहीं, मैं आपको बताता हूँ. एक चीज़ जिसके बगैर हम रह नहीं सकते ना, वो है बिजनेस. बिल्कुल. काम. काम भी. मुझे अगर मैंने आज काम नहीं किया ना तो मुझे मज़ा नहीं आता. आई हैव टू डू समथिंग, मतलब आई नीड समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग. मतलब लोग कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट कर लो, बैठे बैठे पैसा आ जाए, ये नहीं. नहीं यार, हमने हमारे पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग यही थी कि सब कुछ होते हुए भी, हाँ हाँ, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं दी. तो एक टाइम आता है हर बंदे का, वो कहते हैं कि यार डायरेक्ट अगर किसी बच्चे के हाथ में आप क्या, कोई बंदा फॉर एग्जांपल जहाज़ उड़ाना सीख रहे हैं, अभी उसके वो आवर्स नहीं है, वो उसका सीट टाइम नहीं है, आप डायरेक्ट उसको बोलो जाओ यार तू जहाज़ का स्टीयरिंग संभाल, क्या करेगा, गिरा देगा वो. जब तक वो जूते नहीं खाएगा, नीचे से ऊपर नहीं आएगा, तो जब तक उसका एक पूरा उसने टाइम अपना ना गुजारा हो, फ्लाइंग आवर्स पूरे ना किए हों, जब तक वो नहीं उड़ा सकता. वक्त से पहले जब उसके हाथ में उसकी चीज़ दे दोगे तो वो जाके गिराएगा. बिल्कुल अच्छी. पेरेंट्स के पास, मेरे वालिदैन के पास सारी चीज़ें होते हुए भी उन्होंने हमें आज तक ये नहीं बोला कि यार ये बस ये जो करना है कर लो, या हमें इतनी आज़ादी नहीं दी. उन्होंने हमें नीचे से, मतलब लाइक बिल्कुल नीचे से ना,
उठना सिखाया कि यार ये काम इस तरीके से होता है और इस काम को इस तरह मैनेज करते हैं। और सब कुछ होते हुए भी उन्होंने, अच्छा फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत भी ऐसी थी, फिर हमने उस पर शिकायत नहीं की यार फ़ला के पास ये है तो हमारे पास क्यों नहीं है, ये नहीं, उन्होंने सिखाया हमें। और आज भी अगर वो कहते हैं कि यार किसी आप जंगल में चले जाओ और वहाँ जाके काम करो या बिज़नेस करना है, तो हम कर सकते हैं, इसलिए कि हमारी तरबियत ऐसी है। बिल्कुल एजुकेशन तो दी, साथ में अपना सारा एक्सपीरियंस भी ट्रांसफ़र किया। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप, इफ़ यू आर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, आप ये कहाँ से सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे? जब तक एक्सपीरियंस करोगे नहीं ज़िंदगी में तो सीखोगे नहीं और आगे बढ़ोगे नहीं। तो यू हैव टू डू समथिंग यार। अब आज अगर कारोबार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, तो मज़ा नहीं आता यार। कोई काम चाहिए इंसान को डेली ना कोई काम चाहिए। इससे क्या होता है, आप खुद भी एक्टिव रहते हो, इंटरेक्शन रहता है लोगों से और सारे मामला होते हैं। तो काम नहीं करो तो फिर मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। मतलब काम चलता रहे, हाथ पाँव चलते रहे, तो फिर मज़ा आता है यार। कुछ नहीं है ज़िंदगी में। काफी सम पॉजिटिव मैसेज फॉर यूथ हमारे आज सम पॉजिटिव मैसेज फॉर यूथ यार, देयर आर नो शॉर्टकट्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स, सीधी सी बात है। वेरी सिमिलर आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन आई एम गेटिंग हाँ एवरीवन यार, बात ये है कि एवरीवन विद द एक्सपीरियंस। वेयर आर स्टार्टेड, अगर मुझसे पूछें तो मैं तो अपने हाथ से खुद अपनी गाड़ी पॉलिश करता था। इवन आई हैव एवरीथिंग, सेम मतलब वालिदैन के पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि यार हम नहीं रह सकते, सब कुछ है। आई स्टार्टेड फ्रॉम पॉलिशिंग माई कार, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया और आज आप देख सकते हैं एवरीथिंग आई हैव इट। और आज ही मेहनत करते हैं, मेहनत से बिल्कुल नहीं कतराते हैं, चाहे वो किसी किस्म का भी काम हो, अपने हाथ से भी करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें ये नहीं है कि अगर मैं कोई काम कर लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा या बड़ा हो जाऊँगा। सबसे पहले देखें, करने के लिए ना आपको अपनी अना मारनी पड़ती है। सही बात है। जब आपने अपनी अना को मार लिया ना कि आई एम नथिंग, तो फिर आप दुनिया का बड़ा से बड़ा भी काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये अना है ना, अगर मेरे अंदर ये अना है कि नहीं यार मैं ये झुक के क्यों उठाऊँ या मैं इस जगह को साफ़ क्यों करूँ, तो मैं कभी ग्रो नहीं कर सकता, तो मैं कभी आगे नहीं निकल सकता। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और वक्त आता है हर चीज़। तो देर आर नो शॉर्टकट्स, मतलब एक दिन में पैसा डबल वाली कोई स्कीम नहीं है। मतलब होता है ना कि आजकल के, अब किसी बच्चे से मिलो, बहुत सारे खैर बच्चे हैं, अब वो ज़ाहिर है जिसकी जैसी ट्रेनिंग हो रही है वो उस रास्ते पे, तो यार क्या कर रहे हो यार, वो मैं ऐप चला रहा हूँ, इसमें ये करो तो वो डॉलर्स बन जाते हैं, कोई फलाना एप्लीकेशन चला रहा हूँ, ईजी करो। हाँ ईजी कम, तो भाई ईजी कम है, ईजी गो है, वो वाला हिसाब किताब है यार। आप मेहनत करो, आप खुद चीज़ें एक्सप्लोर करते हो यार अपने। हम अपने काम के अंदर नहीं करते क्या, आज ये कर लिए तो हम इधर थोड़ी रुक जाते, हम उसी के अंदर नई नई इन्वेंशंस लेके आते हैं कि यार इसमें और क्या हो सकता है, इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। तो जब आप एक काम पे रखते हो तो अल्लाह ताला भी आपका दिमाग खोलता है यार, आपको 10 चीज़ें और अपनी फील्ड के अंदर ही मिलती हैं कि हाँ भाई ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं या खुदा ना खास्ता किसी को डिग्रेड करके एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं, तो हम शायद चले जाएं, लेकिन ये याद रखिएगा जितनी स्पीड से जाएंगे उतनी स्पीड से आगे गिरेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हिसाब है। वकास भी हमारे स्पॉन्सर हैं, कर्ली कैच, इट्स अ क्लाउड किचन। अच्छा, दे डिलीवर फूड इन मोस्ट ऑफ द कराची और बड़ा प्रीमियम क्वालिटी का फूड दे डिलीवर। ड्रिंक कैसी लगी आपको? यार आउटस्टैंडिंग। मैंने तो अभी पी, तो मैं पूछने वाला था कि ये मतलब कहाँ से है, और बिल्कुल एक नया ट्रेंड और बहुत रिफ्रेशिंग और मतलब फ्रेशली कैंड होती है, ये फ्रेशली मेड होती ये। अब आप, मैंने ऑर्डर करना पड़ेगा या आपके थ्रू मेरा ऑर्डर जाएगा? है, जैसे आप बोलेंगे ये तरीके से देगा। ये कार्टन मुझे चाहिए होगा पूरा इसी फ्लेवर का, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत रिफ्रेशिंग जी। थैंक यू। अच्छा, 5 फेवरेट कार्स ऑफ योर्स। 5 फेवरेट कार्स ऑफ योर्स, मतलब कि उसके अंदर स्पोर्ट्स कार, ओनली स्पोर्ट्स कार और कोई भी कार? कोई 5 5 गाड़ियाँ रखनी है तो पाँचों तो फिर मैं स्पोर्ट्स कार रख लूँगा यार सारे। 10 रख लेंगे आप, चलिए 10। नहीं, एक होता है ना कि यार व्हाट्स योर डेली ड्राइवर, व्हाट्स योर 5 मिक्स गाड़ियाँ बतानी हो। 5 गाड़ियों का गैराज है, बस इसी के साथ रह सकते। 5 गाड़ियों का गैराज बताना है, लेकिन आप मुझे ये बताएं ये गैराज पाकिस्तान में होना चाहिए या गैराज बाहर? कहीं पे भी हो सकता है। 5 गाड़ियाँ, ये 5 गाड़ियाँ होनी चाहिए। यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखें अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए बात कर रहे हैं तो हमारे पास लिमिटेड है, और अगर हम बाहर एक रिवो होना ज़रूरी है। नहीं काला डाला काला डाला होना ज़रूरी है। अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए बात करें तो इट्स अ डिफरेंट। पाकिस्तान में ही बैठे हुए ना, पाकिस्तान का ही बता दें। मतलब इधर अगर रहते हुए बात करें तो इधर डिफरेंट गाड़ियों में ज़ाहिर है। जब फिर आप बाहर की बात करते हैं तो बाहर तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं ना आपके पास। मतलब ये है कि फिर हम जितनी सारी इधर GTR लेते हैं, बाहर उतने 5 लैम्बो आ जाएंगे, बात है। सही बात है। तो अगर पाकिस्तान में रहते हुए बात करें तो
मिक्स, मतलब आपको पूरी फ्लीट बता दो कि स्पोर्ट्स कार भी हो और घर की गाड़ियाँ भी हो ना इसके। एक तो डाला होना ज़रूरी है भाई, पाकिस्तान में रहते हुए तो आपको डाला नेसेसिटी है आपकी, सही है ना, उसके बगैर आप नहीं मूव हो सकते आगे पीछे, ठीक है। और बेस्ट फॉर बोथ वर्ल्ड्स तो मैं कोई कार तो नहीं रखूँगा, कोई भी AMG रखूँगा, 4 दरवाजे वाली। एक 213 213, हाँ ऑब्वियसली यार, वो मतलब आपका सारा पर्पस फुलफिल कर देगी। यू कैन नॉट गिव दिस कार टू ड्राइवर, हाँ दे तो सकते हैं लेकिन मतलब पर आप ग्रॉसरी भी कर लो, रेसिंग भी कर लो, एवरीथिंग ना, मतलब साफ पूरा कंप्लीट पैकेज है। और बच गई। लैम्बो, ठीक है। पाकिस्तान के हिसाब से 911। लैम्बो कौन सी? लैम्बो यार जो हमारा ड्यूटी फिगर सही, मतलब लैम्बो के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस है, SVJ है, ईवो है, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। लेकिन ये है कि तो ड्यूटी फिगर देखते हुए जो गाड़ी आपकी जो सही ब्रैकेट में आ सके वो एक लैम्बो। और एक 911 भी वही वाली बात बोलूँगा कि भाई जो आपकी बेस्ट ड्यूटी फिगर में आ सके। और 2 गाड़ियाँ तो ये हो गई, एक बच गई। एक बच गई। एक फिर कोई लैंड क्रूजर ले लेते हैं फॉर कंफर्ट एंड फॉर फैमिली, शुक्र लाइक कहीं आना जाए। लैंड क्रूजर बोला, मैं इंतजार कर रहा था भाई नहीं, क्रूजर अब देखे ना, आएगा, आएगा क्रूजर। बात ये है कि अगर नॉर्दर्न एरियाज में जाना है, अब मैं रीवो में तो नहीं जा सकता हूँ, बात ये बिल्कुल जा सकता हूँ लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है। अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करना है तो एक लैंड क्रूजर होना चाहिए। जो मुझे पर्सनली LCD 300 नहीं पसंद आई। अच्छा, मुझे भी नहीं पसंद आई, थोड़ा बॉक्सी है, बहुत सारे लोगों की चॉइस है वो, 200 लेकिन नॉट माई टाइप, मतलब सेम है, मुझे बहुत 200 पसंद। पे बस खत्म हो गई। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। जबकि LX 570 और 600 में सच मतलब फर्क ही है। LX 600 भी ठीक है ऐसे ही। लेकिन 300 ने बिल्कुल दिल तोड़ दिया। अच्छा, हमारा एक राउंड है, ये है रैपिड फायर राउंड। 1 वर्ड आंसर देने हैं आपने। अल्लाह रहम करे। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड नहीं, फेवरेट फूड इन फास्ट फूड और देसी? फेवरेट फूड यानी एनी। 1। यार मेरे तो सारे फेवरेट फूड है और अभी भूख लग रही है, वैसे ही ज़्यादा तो सवाल ऐसा कर लिए और मल्टीप्लाई हो गई। फेवरेट फूड देसी फूड में यार बिरयानी। बिरयानी ठीक हो गया। फेवरेट कार? ठीक है, पता है मुझे, 911 ठीक हो। फर्स्ट कार? वो भी आप बता चुके हैं। हाँ वो भी बता चुका हूँ आपको फर्स्ट का। खैर बात चले, मैं बताऊँ। बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड एक, मुश्किल काम। चलो भाई, अगर मैंने किसी का नाम ले लिया ना, मेरे अभी 10 बेस्ट फ्रेंड है, वो सबके सब नाराज हो जाएंगे। सबसे पुराने वाला बता दें। यार बेस्ट फ्रेंड, द होल कार कम्युनिटी इज माय बेस्ट फ्रेंड। पॉलिटिकल जवाब दी। मेंटोर? हाँ, एक नहीं है, 2-3 है। वैसे मेंटोर तो मेरे वालिद ही हैं, जिनसे मैंने सारी चीज़ें सीखी, बिजनेस करना सीखा, और मामला जितने भी मतलब दुनिया के अंदर जो चीज़ें आती हैं, कैसे डीलिंग करना है, कैसे जवाब देना है, कैसे उठना बैठना है, माय फादर इज़ माय मेंटर। ठीक है। बुरे वक्त का साथी? बुरे वक्त का साथी, स्टिल माय फादर। ठीक हो गया। सबसे बड़ा दुश्मन? सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अभी तक तो कोई नहीं है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेगमेंट है फैंस के सवाल। ओके, ये वो सवाल है जो आपके फैंस ने आपसे पूछे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, नाम लेके बता पूछूंगा मैं। खान दारेज ने पूछा, सर M3 कहाँ से मिलेगी और कहाँ कहाँ मॉड करनी चाहिए? M3 कहाँ से मिलेगी और कहाँ मॉड करनी चाहिए? मॉड तो कोई भी वर्कशॉप कर सकता है उसको। M3 मॉडल क्या 2017-18 का पूछ रहे हैं? M3 पूछा भाई ने। अगर ये नई वाली M3s की बात कर रहे हैं तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसकी डोनर भी कम है यहाँ पे, यहाँ बाहर भी गाड़ी महंगी है काफ़ी। अब सवाल ये ये है, वाली M3 कहाँ जाके बैठ रही है? यहाँ वो तो तकरीबन 6-7 करोड़ पे जा रही है। वो तो बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है। वो जो पुरानी M3s है उसके अंदर जो है, जो मुझे जो पसंद थी, वो जिसके अंदर V8 आता था, वो आती नहीं है। वो जवान में भी गाड़ी बहुत महंगी है। तो ये सवाल थोड़ा सा वो है कि मॉडल कौन सा पसंद है, किस एरा की ये M3 बनाना चाह रहा है। अच्छा, मोइज, टोटल बिल्ड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली ऑन GT R30 भाई, टोटल बिल्ड कॉस्ट फॉर ऑन व्हाट हॉर्स पावर? ऑन योर GT R30 भाई।
मैंने तो एक फुल बोल्ट ऑन रखी थी और फिर एक इसके बाद फुल क्रिएट मोटर वाली डाली थी। भाई फुल बोल्टन वाली तो हमें किसी को याद ही नहीं, हमें सिर्फ वाइट GTR याद है, वकास भाई की वाइट निस्मो वाली। भाई उसके लिए तो जितने की जीटीआर आप लेंगे ना, तो एक्स्ट्रा जीटीआर के पैसे अलग रख लें उस पर डालने के लिए। 1 GTR प्लस 1 GTR। 1 जीटीआर प्लस 1 जीटीआर। सही है। Hassan, how and why he got into this field? हाउ एंड व्हाई ही गॉट इनटू दिस फील्ड? For the love of cars. शौक की वजह से कह सकते हैं, उसी वजह से ही आया हूँ। हमजा का सवाल है, डूइंग स्टेज 1 इन एनी कार वर्थ इट, एंड इज E63 211 बेटर देन C63 W204? दोनों अलग अलग पर्पस के लिए गाड़ियाँ हैं। E63 इज़ फॉर कंफर्ट, 204 इज़ फॉर प्लेइंग, और आप कह सकते हैं फन। फन। हाँ, ये दोनों का पर्पस अलग अलग है। डूइंग स्टेज 1 इन एनी कार वर्थ इट? अब डिपेंड करता है स्टेज 1 ये कोई सिटी में कर रहे हैं या सिविक में कर रहे हैं, या फिर स्टेज 1 किसी स्पोर्ट्स कार में कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है बिल्कुल, क्योंकि अगर ये स्टेज 1 कोई भी नहीं, एक नॉर्मल गाड़ी को लेके तो कर फर्क पता भी नहीं चलेगा। तो आप फील भी नहीं करेंगे क्या फ़र्क हुआ। कोई सिविक में कर रहे हैं, अनटिल अनलेस कोई गाड़ी टर्बो चार्ज है, तो ऑब्वियसली स्टेज 1 में वही फ्लैश होता है आपका। और जो टर्बो चार्ज वाली गाड़ियाँ हैं वो थोड़ा सा हॉर्स पावर उठा देती हैं, उसके अंदर आपको एक एज मिल जाता है, उसके अंदर तो चला आप फील कर लेते हैं। लेकिन डूइंग स्टेज 1 टू एनी अदर कार लाइक वो उसके अंदर आप कोई फ़र्क फील नहीं करेंगे। अच्छा, उमर का सवाल है, मेरे 2 सवाल हैं। रेहान भाई, ड्रिफ्टिंग में कब से आ रहे हैं? वक्कास भाई, इतनी अच्छी गाड़ियाँ रखते हैं माशाल्लाह, लेकिन कभी ड्रिफ्टिंग का क्यों नहीं सोचा? मेरी आपने अभी रिसेंटली वीडियो देखी होगी, मैं प्रो ड्रिफ्ट एकेडमी गया था। हाँ, देखिए। आपने देखा मैंने पूरा प्रॉपर वो सर्किट गया था। जी। उसका भी मैं आप इस सवाल पे मैं उसका किस्सा सुना देता हूँ। मैं वहाँ गया हूँ और मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने उधर का वो बेस्ट ट्रेनर एक हायर किया। उसके भाई भी आए हुए थे, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। तो वो पूछ रहा था सर से कि यार ये लड़का किस पे है? उसने बोला लेवल 1 पे है। उसने बोला ये लेवल 3 पे है। उसने बोला ये किस पे है? बोला लेवल 4 पे है। बोला यार ये वकास है, ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। बोला अच्छा ये किस पे है? वो पूछना चाह रहा था कि ये लोग यहाँ ट्रेनिंग करते रहे, तो ये किस किस लेवल पे है। तो मैं एक दफ़ा पहले गया था, लेकिन हम लोग अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके गए थे वहाँ S15 वगैरह, उधर डोनेट वोनेट करके हम आ गए थे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए हम पहली दफ़ा गए थे, तो मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने उसको बोला यार आई एम ऑन लेवल 1। तो उसने बोला ठीक है ओके आ जाओ। बैठ गया उसके साथ। उसने उधर वो पायलॉन रख के उसको बोला आई विल शो यू हाउ टू डू द डोनट्स, और किस तरह जो है वो एक्सीलेटर आप जो है वो क्या रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। मैं अच्छा ठीक है, मैं चुप करके बराबर बैठ गया। उसने वो डोनट बनाया। उसने बोला नाउ यू हैव टू शो मी। मैं अच्छा भाई ठीक है, सीट चेंज कर ली, वो इधर आ गया, मैं इधर आ गया। मैंने डोनट बनाया फुल चिपका के वो पायलॉन के साथ। वो गाड़ी से उतरा, मेरे दोस्त को जाके कहता है अरबी में अंदर। मैं तो अरबी नहीं बोल सकता है साहब। उसको कहता है तुम लोगों ने मेरे बेवकूफ़ क्यों बनाया इसको तो आती है। तो उसने बोला भाई, अब मैंने उसको बोला, मैंने बोला भाई मैं लेवल 1 पे हूँ, मैं कैसे एक्सप्लेन। इस फील्ड के अंदर तो इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है ना। अगर मैं कह दूँ कि मैं उस्ताद हूँ तो वो तो एंड हो गया ना। ये तो नेवर एंडिंग फील्ड है। आप चाहे मैकेनिकली चले जाएं, चाहे आप स्किल सीख लें, तो आप तो सारी ज़िंदगी सीखते हैं। मैंने भाई मैं कैसे जज करूंगा कि आई एम ऑन लेवल 1 और लेवल 10, ये तो ये बताएंगे ना भाई। उसने बोला लेट्स गो टू द मेन कोर्स, और मुझे डायरेक्ट मेन कोर्स पे ले गया। और जो इन्होंने अपना सेकंड बनाया होता, लैब बनाया होता, उसने पहला लैब मारा और सेकंड लैब की वीडियो आप देख सकते हैं। प्रॉपर लैब मारा, और माशाल्लाह कमांड और सारी चीज़ें आज भी हैं। बस ये है कि सोच रहा हूँ काफ़ी दिनों से, या दिल से रब्ता करके बोलता हूँ भाई एक आध गाड़ी जो है मुझे दे दे। मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का, लेकिन जो है ना गाड़ी रेडी दे दो फिर इन हो जाएंगे। शौक तो है ना, देखिए पुराने कहीं ना कहीं तो जरा सीम होते हैं ना आपके अंदर के, यार मैंने जाके अप्लाई करना। अच्छा भाई, मेरे से भी सवाल पूछे हैं आप कब से ड्रिफ्टिंग में आ रहे हैं? तो भाई मैं बना रहा हूँ अपनी, मैंने सुपरा MK2 है मेरे पास, उसमें मैंने K24 डाला है। अच्छा मैंने टर्बो किया है, अच्छा एमिंग 3400 व्हील। ठीक है, माशा मैक्स स्पोर्ट्स डाला है ECU। अच्छा और आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ, और ख़ुद से कर रहा हूँ ताकि कुछ सीख भी पाऊँ करते। टूटे ख़राब हो मसला नहीं है, मैं अपने अपने पास खुद से कर रहा हूँ ताकि मेरा मकसद है कि मैं खुद से करते हुए ऐसे ही इन द प्रोसेस मैं कुछ सीखूं, ऐसे ही। ताकि मेरे पास कम से कम आज से कुछ साल बाद इनको नहीं तो व्यूअर्स को बताने के लिए हो, व्यूअर्स को नहीं तो अपने बच्चों को बताने के लिए हो। हाँ, ठीक है, नहीं तो किसी ना किसी को कहीं बैठूं तो बताने के लिए कुछ हो ऐसे ही कि कुछ सीखा, कुछ पाया या कुछ गवाया, ऐसे ही। तो मेरे पास ये हो। तो इट्स इन प्रोसेस, कमिंग सून। आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूँ यार, क्योंकि काम भी है साथ में, ज़िंदगी
हमारी अब बिल्कुल ऐसी नहीं है कि बस गाड़ियाँ ऐसे वकास भाई ने कहा, काम भी है। देखो तुम लोगों के लिए ये पॉडकास्ट का कंटेंट भी ला रहा होता हूँ, रील्स भी लेके आ रहा होता हूँ, फिर मेरा अपना काम भी है, फिर मेरी मेरी माशाल्लाह इतनी सारी गाड़ियाँ भी हैं, करने को बहुत कुछ है। सैयद हमज़ा का सवाल है, वो C63 बहरिया रेस का क्या सीन है? C63 बैरियर रेस हमने तो आज तक कोई रेस बहरिया टाउन में हम यहाँ की? हम मेरे टाउन जाते हैं चलाने के लिए कभी कभार, लेकिन हम वहाँ रेस वगैरह नहीं करते क्योंकि वो ज़ाहिर है उधर वो पूरी कम्युनिटी है, और हम रेस वगैरह आज तक हमने रवि बैरिया में नहीं की। अली डीपी का सवाल है, हर AMG कन्वर्ट करने वाले की कन्वर्टेड गाड़ियों के पैसे अलग अलग क्यों होते हैं? हर एक AMG मींस फ्रॉम डिफरेंट वर्कशॉप्स और हाँ, मेरे डिफरेंट पास। वर्कशॉप। अच्छा यार, इट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू बाइंग फ्रॉम जापान। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इट्स ऑल डिपेंड कि आप क्या वहाँ से खरीद रहे हैं, किस स्पेक की गाड़ी खरीद रहे हैं। इन द एंड यहाँ पर डोनर की कॉस्ट एक ही होती है, चाहे आप 204 ले रहे हो 205 ले रहे हो, वो आपको प्राइस 10-15 लाख रुपए के फ़र्क से मिल जाएगी। लेकिन जो फ़र्क है, मेजॉरिटी फ़र्क वहीं पर ही बाइंग का होता है। आइदर यू आर गोइंग टू बाय 80,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी या 40,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी। मैंने आपको बताया कि एवरी 10,000 किलोमीटर काउंट्स 15 से 20 लाख रुपए ऊपर। तो वो यही फ़र्क होता है मेजॉरिटी, और तो कोई फ़र्क नहीं होता। बाकी हर बनाने वाले इक्विवेलेंट को 1-2 लाख ऊपर नीचे पैसे ले रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कन्वर्ट क्या करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है कि यार वो हमें सिर्फ इंजन स्वैप कर दें, वो हम नहीं करते। बहुत से लोग करवाते हैं। पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप C28 के दरवाजे रखें और सारी चीज़ें वही रखें, आप इंजन स्वैप कर दें, इंजन ECU वायरिंग एग्जॉस्ट ये सारी चीज़ें लेके आ जाए, डाल दें, बिल्कुल पॉसिबल है, चला सकते हैं। मीटर शीटर ये वो? मीटर भी मिल जाता है बाद में। मीटर भी डल, हाँ मीटर भी डल जाएगा। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इवन के आपको अंदर के गत्ते भी मिल जाते हैं अलग से। वो सब काम करेगा वैसे? सब चलता है, फिर वही है ना, या फिर जुगाड़ है ना इन द एंड। कभी आप बोलोगे वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा, कभी वो काम नहीं कर रहा, पीछे फ्यूज बॉक्स नहीं चल रहे, ये नहीं चल रहे, तो इश्यूज आते हैं। कन्वर्जन से भी काम हुए हैं। हाँ होता है, और सस्ती होती हैं। हाफ ऑफ द प्राइस आपकी हो जाएंगे। हम नहीं करते, हम मना कर देते हैं साहब, इसलिए कि देखें आप भी परेशान रहेंगे, हम भी परेशान रहेंगे, हर दूसरे दिन आप भी आ रहे होंगे छोटे छोटे मसले के लिए। तो यार इतना टाइम तब किसी के पास भी नहीं है कि यार आप छोटे छोटे मसले लेके आ रहे हैं मैं उसको रोज़ रिजॉल्व करता। हमारा मोटिव ये होता है यार, एक दफ़ा आपने गाड़ी डिलीवर की, आप आओ मेरे पास, आप बैठो, खाना खाओ, चाय पियो, मालो आए हो और आप चले आओ। जस्ट आ रहे हो बेसिक मेंटेनेंस है, वो एक अलग बात है। लेकिन यार हर दूसरे दिन किसी न किसी पंगे में फंसे हो और हमें कंप्लेन कर रहे हो, हम आपके ऊपर डाल रहे हैं, आप हमारे ऊपर डाल रहे हो, तो ये बात की मगजमारी से बेहतर है बंदा पहले एक्सप्लेन करके साइड हो जाए। ठीक हो गया। अयान का सवाल है, GTR कितने हॉर्स पावर है? ओके, और सिल्विया S15 सेल क्यों की? R35, अगर आयान R35 की बात कर रहे हैं तो R35 स्टॉक फ्रॉम फैक्ट्री आई थिंक 545 हॉर्स पावर आती। और ये शायद ये आपकी GTR के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपने बता दिया, एक 700-800 थी, एक 1300। हाँ, एक जो थी वो 700 to 750 हॉर्स पावर थी, और दूसरी जो थी वो 39 हॉर्स पावर थी। और वो और भी ज़्यादा कैपेबल है अगर हम उसका फ्यूल सिस्टम और ECU की मैनेजमेंट हम उसकी पूरी चेंज कर दें, तो वो कैपेबल है 1500-1600 तक। फिर उस ट्रैक्शन पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा उसे। उसका इंजन तो सपोर्टेड है। सब छोड़े, सिल्विया क्यों से यही? सिल्विया क्यों सेल की? सिल्विया क्यों सेल की? क्योंकि अल्लाह ताला ने और बेहतर चीज़ें रखी हुई थी आने के लिए, तो इसलिए हर चीज़ जाती है दूसरी चीज़ की जगह बना के। इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट योर सिल्विया बैग? यार ले सकते हैं, लेकिन यार मैं एक्स्ट्रा गाड़ी रख के बंदा क्या करेगा, चलाए ना तो ख़राब होगी ना। अब चीज़ देखें, अगर आप मुझे बात बुला लीजिएगा, मैं ले जाऊंगा, उसका ख्याल रखूँगा। बात ये है कि आप डेली चला रहे हो, डेली स्टार्ट कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, फिर उस सामान की एबिलिटी नहीं है, नहीं मिलता नहीं है सामान, मुश्किल से मिलता है, तो इतना टाइम नहीं है यार। आई लव द सिल्विया, आई लव सिल्विया, एग्री विद यू। लेकिन यार मैं इसको नहीं संभाल सकता, तो उससे बेहतर है किसी को दे दूँ, उसको संभाले चलाए जो इंजॉय में। सैयद हसन का सवाल है, योर फर्स्ट ड्रिफ्ट कार? माई फर्स्ट ड्रिफ्ट कार वॉज RX-8। ओके, रोटरी? हाँ रोटरी, पहली गाड़ी थी। उस पर पता चला कि यार टेलिंग व्हीलिंग क्या होती है, किस तरह करते हैं, फिर जी पे आ गए। एक्सीडेंट हुआ कभी टेल वेल मारने की? बचे पपी पुपी ले लियो थोड़ा। बचे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ। हल्की फुल्की पपी बम्पर? क्लोज कॉल्स बहुत आई हैं, क्लोज कॉल्स बहुत आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि साइडवेज जाते हुए। हाँ अलबत्ता एक दफ़ा बारिश हो रही थी, 350 चला रहा था मैं, चला रहा था, बारिश हो रही है, मैं ट्रैक्शन ऑफ कर दिया, मुझे मालूम नहीं था क्या
किस तरह बिहेवियर हो। असल हमारे रोड्स का बड़ा मसला है ना, इधर रोड तो आपको पता है सफाई वगैरह तो होती नहीं, तो रोड पर जब बारिश होती है तो बेचारे बाइकर्स के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। वो समझते हैं बारिश है, वो बारिश जो है ना वो बिल्कुल चिकनाहट हो जाती है। वो आपने देखा होगा नॉर्मल चल रहे होते हैं गिर जाते हैं। ऐसे ही कोई बेचारा फैमिली लेके जा रहा है, कोई रोड पे जा रहा है, वो रोड पे ना असल में मट्टी डस्ट मिलके वो कीचड़ बन जाता है, तो स्लिप होना शुरू होता है। अच्छा मुझे अंदाज़ा नहीं है, फर्स्ट टाइम था मेरा, बारिश में लेके ट्रैक्शन ऑफ करके निकला हूँ, जा रहा हूँ मेन रोड पे, पहला दूसरा, अच्छा दूसरे तक तो सवाल नहीं, तीसरा जैसे ही थर्ड मारा वो गाड़ी स्पिन आउट हो गई। वो स्पिन आउट हुई, घूमी घूमी घूमी, बच गया उसको, मैंने सेकंड डाला और फिर निकल के कान पकड़ लिया, आइंदा मैं इधर ट्रैक्शन ऑफ नहीं करूँगा, वो भी थर्ड गियर पे बारिश के अंदर। तो वो सबक था मेरे लिए, और वो गाड़ी थी जहाँ मुझे क्लोज कॉल सही तबीयत से मिली, लेकिन अलहमदिल्ला कोई ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू आकाश भाई, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक्स टू यू आकाश भाई, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया। उम्मीद करता हूँ मुझे तो सीखने के लिए मिला, नई चीज़ें पता चली, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिली होंगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपके नए प्रोजेक्ट्स होंगे तो फिर से आपका वक्त लेकर नए प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा। बहुत सारे तो सरप्राइज तुमने खुलवा दिए इधर लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जब तक आप ऑन रोड कर लेंगे, इंशाल्लाह, देखिए एक सरप्राइज तो जब तक ऑन रोड होता आपका हो ही चुका होगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, ऐसे जो 911 टैब वो है। ऐसे दूसरा जो है वो तो मैं इतना कलमंद था ना कि मैं डायरेक्ट पहुंच गया, बगैर तुक्के लगाए, तुक्के नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट लैंड किया वहाँ। हाँ वैसे बात तो सही है, क्योंकि मैंने हिंट एक दे दी थी, लेकिन असल में और कुछ हॉट हैच में है ही नहीं ना ऑप्शन। आई एग्री, क्योंकि ये देखें हॉट हैचेस, ये गाड़ी भी अपने एरा के अंदर, आप अभी भी जाके अगर यूट्यूब पे सर्च करें ना हॉट हैच, तो ये उसमें लाया करती है, और क्या इसके रिव्यूज़ हैं और क्या इंजन है। और कन्वर्जन करने के लिए देखें, अगर हम ये गोल्फ आर वगैरह कन्वर्ट होती तो गोल्फ आर के ऑप्शन ही नहीं हमारे पास करने के। कहाँ है आपके पास डोनर्स है जिन्हें Donors पुरानी नहीं- आ रही है? नहीं, ठीक है, तो डोनर पुरानी तो हो जाती है, वाई पुराने मॉडल। वाई आई लैंडेड डायरेक्टली, क्योंकि डोनर्स किसके अवेलेबल है। हाँ ऐसे। तो मेरे अच्छा इसके भी बड़े सिलेक्टेड है, बहुत सिलेक्टेड है। ये भी 1.5 साल बाद मुझे किसी के पीछे पड़ पड़ के गाड़ी एक पहले निकल गई, फिर दूसरी कहीं से कोर्ट हुई, फिर वहाँ से, तो इस तरह करके मुझे गाड़ी मिली। तो मैंने बोला यार ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, इसको लेके बनाना चाहिए, इट वुड बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। मतलब दोनों बेस्ट फॉर बोथ वर्ल्ड्स, मतलब आप अगर रेसिंग में ऑटोक्रॉस भी कर रहे हैं, मतलब ये वीकेंड वॉरियर भी है आपका, और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। ऐसे हमारे स्पॉन्सर हैं एक और, स्नोगुल, दे इम्पोर्ट एसी इक्विपमेंट्स। तो अगर आपको कभी ऐसा ज़रूरत पड़े न्यू एसी इक्विपमेंट्स, अच्छा इक्विपमेंट्स, ओके। मतलब कंप्रेसर, कंडेंसर एंड ऑल, कभी दे कैन इम्पोर्ट एनीथिंग फॉर यू। अच्छा मुझे बता दीजिएगा, इनका कांटेक्ट दीजिएगा लाजमी। बताऊँगा आपको, मे बी दे कैन बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, इट वॉज रियली नाइस हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह व्यूअर्स आप लोग से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और गेस्ट के साथ इसी हॉट सीट पे। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।